हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षक के यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो ये जो हमारी क्लास है ये होने वाली है मॉर्निंग करंट अपडेट्स की। आज डेट क्या है? 5 फरवरी 2023, 5 फरवरी 2023 है आज डेट। और इस डेट के मॉर्निंग के करंट अपडेट्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो पहली न्यूज क्या है हमारी? पहली न्यूज है केरला बजट अनाउंसेस ग्रीन हाइड्रोजन हब्स। तो जैसे केरला है, केरला जो हमारी स्टेट है, हमारा राज्य है, उसने अपना बजट अनाउंस किया है। जैसे हमारा अभी केंद्र का बजट अनाउंस हुआ है ना 1 फरवरी को, ऐसे सब स्टेट्स भी अपना अपना, सब राज्य भी अपना अपना बजट जो है वो अनाउंस करते हैं। मतलब बजट बताते हैं कहाँ कहाँ पैसा खर्च करना है हमको, कहाँ कहाँ से पैसा हमारे पास आ रहा है, कहाँ कहाँ खर्च करना है, क्या क्या सारी चीजें होती हैं, ये सब बजट में बताया जाता है। तो उसी तरह जो केरला गवर्नमेंट है उसने जो बजट अपना लॉन्च किया है, उसने जो अपना बजट अनाउंस किया है, उसमें ये जो ग्रीन हाइड्रोजन और हब्स हैं इसको बनाने के लिए बात की है उन्होंने बजट में। ये जो ग्रीन हाइड्रोजन हब है इनको बनाने के लिए बात की है। तो सबसे पहले हमको जानना है ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है। देखिए, हाइड्रोजन एक प्रकार का फ्यूल की तरह हम उसको यूज करेंगे। हाइड्रोजन जो होती है गैस, तो हाइड्रोजन 3 प्रकार की होती है। एक हो गया ये तो एक ग्रीन, एक यहाँ लिखा हुआ है ग्रीन, एक होती है ब्राउन और एक होती है ब्लू। ग्रीन, ब्राउन, ब्लू। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ब्राउन के बारे में। ब्राउन जो होती है सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। ब्राउन वाली होती है, देखिए ब्राउन का क्या होता है, इसको मीथेन को जला के बनाया जाता है। मीथेन को जला के और फिर जो गैस निकलती है उसमें से हमको हाइड्रोजन कलेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होता है, इसमें और भी बहुत सारी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, और भी बहुत सारी हानिकारक गैसेस निकलती हैं, ठीक है। तो उसमें जो हमको हाइड्रोजन मिलती है ना, मिल तो जाती है, लेकिन उसके साथ साथ और जो बहुत सारी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और सारी जो आपकी नोबल गैस होती है, ये सब निकलती हैं जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छी नहीं होती हैं, ठीक है। तो इस वजह से ब्राउन हाइड्रोजन होती है उसको बहुत ज्यादा फीजेबल नहीं माना जाता, उसको बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि उसको जब हम लेते हैं, उसको जब हम बनाते हैं तो उसके साथ बहुत सारी हार्मफुल गैसेस निकलती है, ठीक है। तो पहला क्या बताया मैंने आपको, 3 प्रकार की गैस होती है। हाइड्रोजन जो है 3 प्रकार की होती है। एक हो गई आपकी, मैंने क्या बताया आपको, ब्राउन हाइड्रोजन, फिर ब्लू हाइड्रोजन, और तीसरी हो गई ग्रीन हाइड्रोजन। तो ब्राउन हाइड्रोजन मैंने आपको बता दिया, जब मीथेन को जला के हम हाइड्रोजन बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ब्राउन हाइड्रोजन। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होती है, इसमें दिक्कत है इसमें बहुत सारी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, CO2 वगैरह, जो हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत सारी हानिकारक, हार्मफुल मतलब हानिकारक गैसें निकलती हैं, जो हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत अच्छी नहीं होती हैं, लाभदायक नहीं होती हैं, बहुत ज्यादा खराब करती है एनवायरमेंट को। इस वजह से जो हाइड्रोजन है आपकी ब्राउन हाइड्रोजन, इसको यूज नहीं किया जाता है, इसको बहुत ज्यादा नहीं बनाया जाता है, इसलिए। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ब्लू हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन में क्या होता है, देखिए बनाने का तरीका इसको भी सेम ही होता है, बनाने का तरीका इसको भी सेम ही होगा, बस मीथेन को जलाया जाएगा और उससे जो हाइड्रोजन गैस होगी उसको ले लिया जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो भी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, जो भी हानिकारक गैसेस निकलती हैं, उनको कहीं पे कैप्चर कर लिया जाता है, उनको कहीं पे कवर कर लिया जाता है, मतलब किसी कंटेनर में या जमीन के नीचे ऐसे करके उनको कहीं कहीं पे निकाल दिया जाता है। लेकिन इसमें फर्क क्या है, देखिए इस जो गैसेस निकल रही थी वो जो एनवायरमेंट को खराब कर रही थी, वो तो कम करेंगे, वो तो कम हो जाएगा, क्योंकि उनको हम कहीं ना कहीं स्टोर कर लेंगे गैसेस को। लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है, क्योंकि हमको स्टोर करने के लिए एक नई तरह की टेक्नोलॉजी लगानी पड़ती है, जो पूरी गैस को लेगा और फिर उसको एक जगह स्टोर करेगा। तो एक्सपेंसिव का मतलब बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है, ओके। तो इस वजह से भी इसको भी बहुत ही कम यूज किया जाता है, ब्लू वाली को भी, ओके। पहली वाली को क्यों किया जाता है कम, क्योंकि बहुत सारी हार्मफुल गैस जो है, जो बहुत सारी हानिकारक गैस है, वो इन्वायरमेंट में, हमारे पर्यावरण में चली जाती है। दूसरी वाली को हम इन गैसों को तो रोक लेते हैं, इन गैसों को तो किसी तरह से रोक लेते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है। फिर हम बात करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बनाई जाती है? ये ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने का प्रोसेस थोड़ा अलग है, तरीका थोड़ा अलग है। ये इन दोनों को बनाने का तरीका क्या था, मीथेन को जलाओ और गैस उठा लो, वहां से जो भी गैस निकलेगी उसको ले लो, हाइड्रोजन गैस जो निकलेगी। ग्रीन हाइड्रोजन, ये जो आपकी ग्रीन हाइड्रोजन है, इसको बनाने का तरीका क्या है, इसको बनाया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू। इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस क्या होता है कि पानी लेके और उसमें से बिजली पास की जाती है। तो पानी का फॉर्मूला क्या होता है, पानी का सूत्र क्या होता है, H2O। तो ये जो है आपका H2O, ये फिर टूट जाता है, जब हम इससे इलेक्ट्रिसिटी, हम इससे बिजली पास करेंगे तो ये टूट जाएगा, और यहां से जो हमको हाइड्रोजन मिल जाएगी ना, टोटली से टूटने के बाद, वो जो हाइड्रोजन होती है वो ग्रीन हाइड्रोजन होती है। क्योंकि ये हाइड्रोजन जो है क्या इन्वायरमेंट में क्या रिलीज करेगी, ऑक्सीजन रिलीज करेगी, और ऑक्सीजन तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ऑक्सीजन तो हम सब सांस ही लेते हैं ऑक्सीजन से, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये जो है कोई हार्मफुल गैस भी नहीं निकालती है एनवायरमेंट में, और फिर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं बनती है, बहुत ज्यादा महंगी भी नहीं पड़ती है। तो सबसे ज्यादा अच्छी और सबसे ज्यादा जो कामयाब हाइड्रोजन का टाइप है वो कौन सा है, हाइड्रोजन का सबसे अच्छा टाइप और सबसे ज्यादा कामयाब टाइप है वो आपका ग्रीन हाइड्रोजन। तो इसी वजह से जो भी काम हो रहा है ना, वो सब ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर हो रहा है ना। हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल जो यूज किया जा रहा है, वो कैसी हाइड्रोजन किया जा रहा है, कौन सी हाइड्रोजन को, ग्रीन हाइड्रोजन को किया जा रहा है। तो
देखिए हाइड्रोजन के ऊपर कि हाइड्रोजन को फ्यूल की तरह यूज कर सकें, ऐसा जो है बहुत काम हो रहा है इसके ऊपर, बहुत ज्यादा है। हमारी जो गवर्नमेंट है या फिर पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। देखिए मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ हाइड्रोजन का कहाँ कहाँ हम काम कर रहे हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि जर्मनी एक दुनिया की पहली ऐसी कंट्री है जिसने पहली बार एक ट्रेन चलाई थी हाइड्रोजन को फ्यूल यूज करके। फिर मैंने आपको बताया था एशिया की ऐसी पहली कंट्री कौन सी है जिसने चलाई थी ट्रेन हाइड्रोजन को फ्यूल की तरह यूज करके, चाइना। फिर मैंने आपको बताया था कि इंडिया ने भी बोल दिया है कि अपने जो इनके हिस्टोरिकल जो हेरिटेज जो आपके हेरिटेज रूट्स हैं, ट्रेन के जो हेरिटेज रूट्स हैं, जो हेरिटेज पटरियां हैं, जो बहुत पुरानी जमाने की पटरियां बिछी हुई हैं और ऐसी जगह से जाती हैं जो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा फेमस और हेरिटेज जगह है, ऐसी ऐसी जो भी पटरियां हैं जिनके ऊपर ट्रेन जोड़ती है, इनके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2023 के एंड तक हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो चलानी शुरू कर देगी, हाइड्रोजन ट्रेन चलानी शुरू कर देगी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारा जो है इंडिया का हाइड्रोजन मिशन भी लॉन्च किया था। तो मैंने आपको क्या बताया था, हाइड्रोजन जो है बहुत जरूरी है, इसको बहुत ज्यादा फ्यूल की तरह यूज किया जा रहा है। और मैंने आपको बताया था कि नेचुरल गैस के साथ इसको ब्लेंड किया जा रहा है ना, नेचुरल गैस के साथ ब्लेंड किया जाएगा इसको। गुजरात की एक जगह है जहां पे नेचुरल गैस यूज होती है, तो वहां पे जो नेचुरल गैस यूज होती है वहां पे उसके साथ हाइड्रोजन को ब्लेंड किया जाएगा। ब्लेंड का मतलब क्या होता है कि देखिए हमारे पास जो नेचुरल गैस होगी उसमें कुछ परसेंट हाइड्रोजन को मिला दिया जाएगा, उसमें कुछ परसेंट हाइड्रोजन को मिला दिया जाएगा। तो उसको ब्लेंडिंग कहते हैं। जब किसी को दो चीजों को एक साथ मिला देते हैं, है ना, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ब्लेंडिंग। तो इसमें हाइड्रोजन को मिलाया जाएगा उसमें। तो जो हाइड्रोजन है इस पर बहुत ज्यादा काम हो रहा है, इसको बहुत ज्यादा यूज करने की बातें चल रही है। देखिए क्यों चल रही है, एक तो ये सस्ता पड़ जाता है, हाइड्रोजन जो है सस्ती पड़ जाती है। दूसरा हम इसको अपने घर पे बना सकते हैं। ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है, मैंने इसको बनाने का तरीका क्या बताया कि पानी लो और पानी से बिजली पास कर दो, उससे क्या मिलेगा हमको, हाइड्रोजन मिल जाएगी और दूसरी तरफ ऑक्सीजन मिल जाएगी। ऑक्सीजन हवा में चली जाएगी और हाइड्रोजन जो हमको चाहिए उसको कैप्चर कर लो, उसको पकड़ लो, उसको स्टोर कर लो, है ना। तो ये जो है हम इसको अपने घर पे बना सकते हैं ग्रीन हाइड्रोजन को, इसलिए इसका ये वाला फायदा है। देखिए अब अभी हम कौन सी चीज है जो इसको फ्यूल की तरह यूज करते हैं, अभी जो हमारी गाड़ी चलती है या फिर हमारी कोई बस वगैरह चलती है, कोई भी ऐसी चीज चलती है या कोई फैक्ट्री चल रही है, तो किसके थ्रू चलती है ना, वो चलती है आपकी जो आपके पेट्रोल डीजल ये सब होते हैं या फिर कोई और ऐसा नेचुरल गैस वगैरह इन सब से चलती है ना। तो ये सब कहां से कैसे बनती है, इन सबको बनाने के लिए आपके पास क्रूड ऑयल होना चाहिए। क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल होना चाहिए। ये कच्चा तेल हमारे यहाँ पे तो मिलता नहीं है, भारत में कच्चा तेल नहीं मिलता है ना, भारत की जमीन के नीचे कच्चा तेल 1% भी नहीं मिलता है। ओके, तो हमको ये कच्चा तेल है बाहर से मंगाना पड़ता है। हम कहाँ से मंगाते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, इराक और अभी रशिया से बहुत ज्यादा मंगा रहे हैं। तो ऐसी ऐसी कंट्री से हमको बहुत ज्यादा मंगाना पड़ा। ये जो सब जो कंट्री है इनसे और भी बहुत सारी कंट्री है जिनसे हम अपना क्रूड ऑयल मंगाते हैं, है ना। फिर उसके बाद अपने यहाँ पे लाके उसको रिफाइन करते हैं। अपने हमारे यहाँ बहुत सारी रिफाइनरीज हैं और फिर उसको पेट्रोल डीजल और जो भी जिस चीज में हमें उसकी जरूरत है वो सब बना के इसमें से निकाल के और उसको यूज करते हैं। अब ये है ना आपका क्रूड ऑयल है, इसके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी इतनी है कि दुनिया की जो सबसे बड़ी कंट्री है ना जो क्रूड ऑयल बाहर से मंगाती है किसी और देश से, क्योंकि उनमें उनके यहाँ खुद नहीं होता 1% भी, वो कौन कौन सी है, चाइना और इंडिया। तो दुनिया की दो सबसे बड़ी कंट्रीज है ना, जो सबसे ज्यादा जो क्रूड ऑयल है वो मंगाती है, क्योंकि इनके यहाँ खुद कुछ नहीं होता है, खुद नहीं होता है क्रूड ऑयल, तो इसलिए बाहर से मंगाना पड़ेगा। क्योंकि ये जो गाड़ियां वगैरह हैं ये सब भी चलानी है, फैक्ट्रीज भी चलानी है आपकी, ये सब चीज तो चलानी है। अगर इकोनॉमी को काम करना है तो ये सब चीज तो चलेगी। ट्रांसपोर्टेशन भी होगा, ये सब चीज होंगी, व्हीकल्स वगैरह जो होंगे, हमारे वाहन होंगे, सब चलेंगे, फैक्ट्रीज भी चलेंगी, सब चीजें चलेंगी। अब उसके लिए जो है चाहिए हमको फ्यूल, तो चाहिए ही चाहिए। अब फ्यूल जो है वो उसके लिए हमको क्रूड ऑयल चाहिए, क्रूड ऑयल के लिए क्या चाहिए हमको, क्रूड ऑयल जो बाहर से मंगाना पड़ेगा, हमारे यहाँ होता नहीं है। तो इस हमारी जो डिपेंडेंसी है ना क्रूड ऑयल के ऊपर वो बहुत ज्यादा, बहुत से भी बहुत ही ज्यादा, ये समझ लीजिए कि सारी डिपेंडेंसी हमारी इसी के ऊपर है ना। इसीलिए क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर काम किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे यहाँ पे चले। हम सोलर पावर के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, मतलब सूरज की किरणों से बिजली बनाई जाती है उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, जो पानी के द्वारा बिजली बनाई जाती है उसके ऊपर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि ये जो हमारी डिपेंडेंसी इसके ऊपर है क्रूड ऑयल के ऊपर, उसको हम ज्यादा से जल्दी घटा सके, उसको जल्दी से जल्दी घटा सके। देखिए क्या दिक्कत होती है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई कंट्री है, जैसे इस समय की बात कर रहे हैं, इस समय की बात करते हैं, जैसे इस समय पे रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। इसकी वजह से क्या है कि जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज है उन सबने सैंक्शन लगा दिया है कि कोई भी रशिया से तेल नहीं खरीदेगा। अब जब रशिया से तेल नहीं खरीदता, लेकिन इंडिया तो खरीद रहा है, क्योंकि इंडिया को वहां से सस्ते दाम में मिल रहा है। और अगर मैं यही बात, इस चीज का फायदा कौन उठा रहा है, क्योंकि रशिया से कोई तेल नहीं खरीदेगा, इस चीज का फायदा कौन उठा रहा है, इस चीज का फायदा उठा रहा है ये सब जो कंट्रीज है, सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, ईरान हो गया, ये सब फायदा उठा रहे हैं इस चीज का। कैसे कि जब वहां से कोई नहीं खरीद रहा तो यहाँ से खरीदेंगे, और जब यहाँ से खरीद रहे हैं तो अपने हिसाब से जो भी पैसे हैं उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से पैसे रख सकते हैं जो इनको रखना है आपस में बात करके। तो ये दिक्कत होती है, तो इसका जो प्राइस है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है बहुत बार, है ना। जैसे मान लीजिए जैसे हमारा बजट आया 1 फरवरी को, हमारा बजट आया,
तो इसमें सब चीज के लिए हम पैसे एलोकेट करते हैं कि हमको कैसे कैसे पैसे यूज करने हैं। उसी तरह हम क्रूड ऑयल के लिए भी पैसे बताते हैं कि जी हम इस बार इतना क्रूड ऑयल मंगाएंगे विदेश से, मतलब सऊदी अरेबिया या जहां से भी मंगाएंगे, इतना सारा क्रूड ऑयल मंगाएंगे, इतने की हमको शायद जरूरत पड़ेगी, पिछली बार से इतने गुना फालतू मंगाएंगे, ऐसे ऐसे मंगाएंगे। और हमने जो पैसे रखे हैं वो कुछ इतने रखे, जैसे मैं आपको बताता हूँ 2021 में हमने रखे थे 60 से 70 बिलियन डॉलर की बात कर रहा हूं मैं। ये हमने रखे थे पैसे किसके लिए? क्रूड ऑयल को बाहर से मंगाने के लिए। लेकिन एट द एंड जब इकोनॉमिक सर्वे आया 2022 में, 2021 का जब इकोनॉमिक सर्वे आया, तो हमने पता कितने पैसे खर्च किए? हमने किए 110 बिलियन डॉलर। 110 बिलियन डॉलर तक पैसे हमने खर्च कर दिए क्रूड ऑयल पे। क्यों? क्योंकि प्राइस जो है बहुत ज्यादा महंगा हो जा रहा था बहुत बार, इस वजह से हमको 110 बिलियन डॉलर तक खर्च करने पड़ गए। ओके, तो इससे क्या पता चल रहा है कि जितना हम अमाउंट रख रहे हैं अपने बिल उसमें, अपने बजट में, उसे बहुत ज्यादा हमको खर्च करने पड़ रहे हैं। और इससे क्या नुकसान है? इससे नुकसान है कि जो हमारा बजट, देखिए इतने सारे पैसे एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ रहे हैं हमको, 40-50% एक्स्ट्रा बिलियन डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं एक्स्ट्रा, मतलब दुगने से ही हो गया। दुगना तो नहीं होगा पर दुगने से थोड़ा बहुत कम ही हुआ है। तो इससे क्या है कि हमारा जो बजट है पूरा हिल जाता है। जब इतने सारे पैसा हमको एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा जो हमने रखा नहीं था, तो ये पैसा आएगा भी तो सही कहीं से। तो ये पैसा कहां से आएगा? या तो जो हमने और चीजों के लिए पैसे रखे हुए हैं वहां से काटना हमको पड़ेगा, या फिर हमको लोन उठाना पड़ेगा। यही दो तरीके हैं लेने के। तो ये जो है हमको लोन उठाना पड़ेगा, कहीं और से काटना पड़ेगा। तो जो किसी और चीज की डेवलपमेंट थी वो नीचे गिरेगी, नहीं तो लोन, फिर लोन की किस्तें पूरी देते रहो, लोन पूरा चुकाना पड़ेगा, वो वाली बात हो जाती है। तो ये जो क्रूड ऑयल है ना, इसको लेके बहुत सारी परेशानी आती है। तो इस क्रूड ऑयल को जो परेशानी इसकी है, और दूसरा सबसे एक और बात है, डिपेंडेंसी इसके ऊपर है, कैसे कैसे डिपेंडेंसी क्या क्या परेशान करता है, मैंने आपको बता दिया कंट्री को। फिर और क्या बात है क्रूड ऑयल के अंदर? एक बात है ये इन्वायरमेंट के लिए, जो हमारा पर्यावरण है उसके लिए भी अच्छा नहीं होता। जब जैसे मान लीजिए पेट्रोल है, जब ये पेट्रोल हमारी गाड़ी जिससे चलती है पेट्रोल, तो पेट्रोल कैसे होगा? पहले वो पेट्रोल जलता है हमारे गाड़ी के अंदर, जब तो चलती है हमारी गाड़ी। तो जब पेट्रोल जलता है तो बहुत सारी गैसेस निकालता है ना, बहुत सारी जो है बहुत सारी गैसेस निकालेगा। तो उसमें से बहुत सारी ऐसी गैसेस भी होती हैं जो इन्वायरमेंट, जो हमारा पर्यावरण है उसके लिए हानिकारक, उसके लिए हार्मफुल होती है। जैसे CO2 निकाला इसने, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे पर्यावरण के लिए एक मात्रा तक तो सही है, लेकिन उसके ऊपर जाने के बाद ये बहुत खतरनाक हो जाती है CO2। अब जब जैसे इतने सारे हमारे यहाँ वो चल रहे हैं, इतने सारे वाहन चल रहे हैं, इतने सारे व्हीकल्स चल रहे हैं हमारे यहाँ, अब सब पेट्रोल पे चल रहे हैं, डीजल पे चल रहे हैं, और जब सब CO2 निकालने लगेंगे, और ये मैं खाली भारत की बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की बात करोगे तो पता नहीं कितनी सारी वो निकल आएगा। तो जितने की हमको जरूरत नहीं है ना CO2 की, उससे ज्यादा CO2 निकल रही है हमारे यहाँ पे, और वो हमारे पर्यावरण के जो है नुकसान वाली बात है ना। तो ये जो आपका ये है आपका क्रूड ऑयल है, इससे जो भी प्रोडक्ट बनते हैं हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाते हैं, और वैसे जो कंट्री है उनके भी बजट वगैरह, उनकी जो इकोनॉमी है उसको भी परेशान कर रहे हैं। लेकिन हमको मजबूरी पड़ जाती है, क्योंकि पूरा वो इकोसिस्टम है हमारा, जो भी हमारा बिजनेस का पूरा इकोसिस्टम है। जैसे मान लीजिए कोई भी वाहन चलाना है, कोई भी फैक्ट्री चलानी है, या कोई भी काम है ना, बिजली भी बनानी है, उन सब के लिए इन सब की जरूरत पड़ती है। क्रूड ऑयल की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद जो उसके प्रोडक्ट बनेंगे उसको हम एज ए यूज करेंगे, जिस भी चीज के लिए हमको यूज करना है, फ्यूल की तरह यूज करना है, किसी और तरीके से यूज करना है। इस वजह से हमको इसको मंगाना जो है मजबूरी बन जाती है। तो इसीलिए जितनी भी दुनिया की गवर्नमेंट है ना, सब काम कर रही है अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी पे। अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब किसी ऐसी एनर्जी के सोर्स पे, किसी ऐसी चीज पे, जैसे ये यहाँ पे क्या है, ये जो क्रूड ऑयल है, इससे जो भी सामान बन रहा है एनर्जी के सोर्स की तरह काम कर रहा है। हमको इससे एनर्जी मिल रही है, उससे हम काम कर रहे हैं, है ना। क्योंकि देखिए जैसे कोई गाड़ी है, उसमें पेट्रोल है, जब पेट्रोल जलता है तो वो एनर्जी तो छोड़ता है, एनर्जी तो रिलीज करता है, उस एनर्जी की वजह से तो हमारी गाड़ी चलती है। तो ये जो एनर्जी का सोर्स हमारे पास है इस टाइम पे क्रूड ऑयल, इसको अल्टरनेट करने, इसका कुछ अल्टरनेट ढूंढने के लिए, अल्टरनेट का मतलब इसके अलावा कुछ और ढूंढने के लिए, कंपनीज काम कर रही है, बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी कंट्रीज काम कर रही हैं। तो उसी में किस चीज के ऊपर है? हाइड्रोजन के ऊपर ये लोग बहुत ज्यादा काम कर रही हैं, क्योंकि हाइड्रोजन को देखा गया है बहुत अच्छा फ्यूल है और बहुत अच्छे से काम करेगा। मैंने आपको बता दिया जो ग्रीन हाइड्रोजन है, इन्वायरमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचाता, बनाना भी इतना हार्ड नहीं है, और इसको आप अपने घर पे बना सकते हो। अपने घर पे, घर का मतलब है मेरा, सब कंट्री अपने अपने यहाँ पे बना सकती हैं ऐसे हब। जैसे यहाँ पे केरला गवर्नमेंट ने ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने की बात की है, तो ऐसे ऐसे हब बना के, और यहाँ पे मतलब बड़े बड़ा पूरी फैक्ट्री बनेगी, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस बहुत बड़े अमाउंट में किया जाए, और उससे जो है ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो निकाली जाए। ग्रीन हाइड्रोजन निकलेगी और उसको फिर एज अ फ्यूल यूज कर लेंगे, है ना। तो इस वजह से क्या है कि ये अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी के इस तरह काम करेगा। ठीक है, क्रूड ऑयल के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है, जो हमको सारी परेशानी झेलनी पड़ रही है क्रूड ऑयल को लेने के बाद, उससे हम बच सकते हैं। और जो आपकी ग्रीन हाइड्रोजन है वो इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छी है, और हमारे लिए जो पैसे भी बचाएगी, क्योंकि हम उसको अपने घर पे, हमारे जो देश है उसके अंदर बना सकते हैं। ठीक है, तो उसी अभियान में ये जो केरला गवर्नमेंट है, इसने अपने बजट में ग्रीन हाइड्रोजन
हब बनाने की बात की है। इसमें क्या होगा, ये पूरा सेटअप डालेगी, पूरी फैक्ट्री बनाएगी जिसके अंदर जो है इलेक्ट्रोलाइसिस का पूरा प्रोसेस किया जाएगा बहुत बड़े अमाउंट में, क्योंकि जब फैक्ट्री बनती है तो बहुत बड़े अमाउंट में बनती है ना। ऐसा तो है नहीं कि छोटे छोटे ग्लासेस में इसका, वो तो छोटे छोटे ग्लासेस में तो जब हम कोई एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं वहां पे करके देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस। और इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस क्या होता है कि पानी जो होता है, पानी के अंदर बिजली पास की जाती है, तो पानी का फॉर्मूला क्या होता है, पानी का सूत्र होता है H2O। तो H2O जो है ये टूट जाता है ना, हाइड्रोजन अलग हो जाती है, ऑक्सीजन अलग हो जाती है, तो वहां से जो हमको हाइड्रोजन मिलती है उसको ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्रीन हाइड्रोजन बना रहे हैं ये कैसे बना रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से। तो जो इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस है इस हम में फिर वो परफॉर्म किया जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमको जो हाइड्रोजन मिलेगी उसको हम एज अ फ्यूल यूज करेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे। देखिए ये जो आपके हब्स है ना, ग्रीन हाइड्रोजन हब्स, ये भारत का तो पहला है, भारत का तो पहला बनने जा रहा है, लेकिन दुनिया में इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है। तो अलग अलग कंट्रीज जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन हब्स जो है वो अपने यहाँ पे बना रही है, वो अपने यहाँ पे इसके ऊपर काम कर रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेन जो है, चाइना ने एक ट्रेन चलाई थी जो हाइड्रोजन की मदद से चलाई थी, है ना। एशिया की पहली ऐसी कंट्री बन गया था चाइना जिसने पहली बार जो है हाइड्रोजन की मदद से ट्रेन चलाई थी। और पूरी दुनिया की पहली कंट्री मैंने कौन बताया, जर्मनी था। उसी के ऊपर इंडिया भी काम कर रहा है। मैंने बताया इंडियन गवर्नमेंट ने जो है अनाउंस किया है कि इस साल के एंड तक, 2023 के आखिर तक हम भी ऐसी ट्रेन बना लेंगे। इंडियन गवर्नमेंट ने अपना ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी लॉन्च कर दिया है। तो इस सब के लिए हाइड्रोजन बनानी भी तो पड़ेगी ना पहले, जब भी तो काम होगा उस पर। तो ये बनाई कहाँ जाएगी, ये जो ग्रीन हाइड्रोजन पावर ये होंगे हब्स हुआ करेंगे, इसमें बनाई जाएगी पूरी फैक्ट्री, पूरा सेटअप बनाया जाएगा। हब किसको कहते हैं, हब किसको कहते हैं, हब कहते हैं जो एक ही जगह पे बहुत सारी चीजें हो जाती है ना, जैसे एक ही जगह पे बहुत सारी फैक्ट्रीज हो गई तो उसको फैक्ट्री हब बोल देते हैं। ऐसे ही जो एक ही जगह पे बहुत सारी चीज हो जाती है ना, एक ही एरिया में सारी चीजें हो जाती हैं, उस एरिया को क्या बोलने लगते हैं कि इस चीज का हब है। उसी तरह ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनाया जाएगा, मतलब बहुत सारी फैक्ट्रीज बनाई जाएंगी। ये पूरा प्रोजेक्ट होगा जिसको बनाया जाएगा, और इसके बाद जो है यहां से हाइड्रोजन बनाई जाया करेगी। तो इसके लिए जो ये हब्स है, इसके लिए कितना पैसा इन्होंने एलोकेट किया है, 200 करोड़ रुपए। 200 करोड़ रुपए जो है इन्होंने इसके लिए एलोकेट किया है, क्योंकि ये बनाना है, बजट दिया है, तो बजट में यही तो बताया जाता है किस चीज के ऊपर हमको काम करना है, उसको कितना पैसा दिया जाएगा। तो ये जो प्रोजेक्ट बनेगा, ये जो आपके पूरा हब बनेगा ग्रीन हाइड्रोजन को, इसके लिए दिया जाएगा, जो केरला गवर्नमेंट है इसके द्वारा 200 करोड़ रुपए इसके द्वारा दिया जाएगा। और ये जो पूरा वो बनाया जाएगा आपका, ये जो पूरा हब बनाया जाएगा, ये होगा 60 टन का। ठीक है, ये होगा 60 टन का, इसमें जो वो होगा, जो आपका पूरा वो बनेगा ना, इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस बनेगा जिसमें पानी को तोड़ा जाएगा और ग्रीन हाइड्रोजन ली जाएगी। वो पूरा जो पूरा कंटेनर होगा वो 60 टन के आसपास का होगा, और पूरा 60 टन का पानी इसमें डाला जाया करेगा, और फिर उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करा के, मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस करा के, और उसके बाद यहां से हाइड्रोजन निकाली जाया करेगी। ओके, तो यहां से कितनी जो कितने मतलब वो निकालने का वो है 60 टन का, वो है 60 टन कम से कम जो है यहां से हाइड्रोजन पर डे निकाली जाए। 60 टन, 60 टन हाइड्रोजन पर डे, मतलब हर दिन 60 टन हाइड्रोजन जो है कम से कम हमारे पास आनी चाहिए। ये हमको इंश्योर करना है। ये जो आपका हब बन रहा है ग्रीन हाइड्रोजन हब, यहाँ से कम से कम 60 टन जो है हाइड्रोजन हमारे पास आनी चाहिए निकल के। ये इस चीज के ऊपर फोकस किया जा रहा है। और कौन कौन सी कंट्री ऐसी हैं जो ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रही है, ग्रीन हाइड्रोजन हब के ऊपर काम कर रही है। देखिए, जैसे इंडिया तो मैंने आपको बता दिया, चाइना मैंने आपको बता दिया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूरोप की कंट्रीज हो गई। जर्मनी कहाँ आती है, जर्मनी यूरोप में आती है ना, यूरोप क्या एक कॉन्टिनेंट है, उसी के अंदर जर्मनी आती है। जर्मनी हो गया, जापान हो गया, यूएस हो गया, चाइना हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, है ना। ये सब जो कंट्रीज है, इंडिया हो गई, ये सब कंट्रीज इसके ऊपर काम कर रही है। ओके, ये सब कंट्रीज जो है ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रही है। तो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में, और ये जो है क्यों बनाया जा रहा है हब। आशा करता हूं को समझ में आ गया हो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका आजाद इंजीनियरिंग इन इंडियाज फर्स्ट सप्लायर ऑफ पार्ट्स फॉर न्यूक्लियर टर्बाइंस। तो ये जो आजाद इंजीनियरिंग है ना, एक कंपनी है, इसका पूरा नाम क्या है, आजाद इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो ये जो कंपनी है, इसने ये क्या बन गई है, भारत की पहली ऐसी कंपनी बन गई है जो सप्लाई करा करेगी, क्या सप्लाई करा करेगी, पार्ट्स, है ना, कुछ हिस्से न्यूक्लियर टर्बाइंस के। जो न्यूक्लियर टर्बाइंस होते हैं उससे कुछ हिस्से जो है वो एक्सपोर्ट या कहीं भी बेचा करेगी। ठीक है, वो सब जो है उस सबको बेचा करेगी। कौन बेचा करेगी, उसको सप्लाई किया करेगी कौन, ये भारत की जो कंपनी है आजाद इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। अब देखिए न्यूक्लियर टर्बाइंस क्या होते हैं, ये जानना है हमारे लिए जरूरी। न्यूक्लियर टर्बाइंस क्या होते हैं, देखिए टर्बाइंस क्या होते हैं, बेसिकली ये जानते हैं टर्बाइंस क्या होते हैं, फिर न्यूक्लियर टर्बाइन आपको बताऊंगा। देखिए टर्बाइन क्या होते हैं, जब हमारे यहाँ कोई भी किसी भी चीज से बिजली बनाई जाती है ना, तो उसमें टर्बाइन जो है सबसे अहम भूमिका वो करते हैं, अदा करते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए हमको बिजली बनानी है
पानी से बिजली बनानी है ना, तो पानी से बिजली बनाने के लिए क्या होगी, जैसे नदी का बहाव आ रहा है ना, तो इसको एक जगह पे स्टोर कर लेंगे, जो इसका पानी होगा सीधी नदी बहती रहेगी, लेकिन उसके साइड में थोड़ा सा कुछ जगह बना लेंगे जहाँ पे वो पानी जो है आपका भरता रहेगा। फिर जो पानी भरता रहेगा उसको एक जगह जब पूरा स्टोर हो जाएगा तो आगे एक टरबाइन लगा हुआ होगा, है ना, जो टरबाइन होगा वो ऐसे पंखे की तरह होगा, ऐसे ऐसे करके होगा यूं, है ना, उसके ऐसे पंखड़ी सी होंगी और इनकी पंखड़ी के ऊपर पानी को गिराया जाता है। जब इसकी पंखड़ी के ऊपर पानी को गिराया जाता है तो टरबाइन घूमता है, और जो पानी ये जो घूमता है उसके बाद ये जो है इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, उसके बाद ये बिजली बनाता है। तो टरबाइन होता है ये। जैसे मान लो यहाँ न्यूक्लियर टरबाइन की बात हो रही है, न्यूक्लियर टरबाइन मतलब ये तो मैंने आपको बिजली जो आपको पानी से बिजली बनाते हैं उसको प्रोसेस बता दिया, लेकिन न्यूक्लियर टरबाइन मतलब जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं ना, जो न्यूक्लियर के थ्रू जो हमारे न्यूक्लियर होता है उसके थ्रू जो हम वो बनाते हैं आपका बिजली बनाते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं ना। जैसे मैं बताऊं आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारा, अगर यूपी की बात करूं तो नरोरा में आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट, ऐसे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं वहां पे जो न्यूक्लियर एनर्जी बनाई जाती है, ठीक है, जो यूरेनियम की मदद से, यूरेनियम से बनती है ना, यूरेनियम में आपका एक कंपाउंड है जिसकी मदद से क्या बनती है, बिजली बनाई जाती है। तो यूरेनियम जो है उसकी मदद से बिजली बनाई जाती है, उसमें क्या होता है, जो टरबाइन यहाँ पे घुमाया जाता है ना न्यूक्लियर पावर प्लांट में, उसको कह देते हैं न्यूक्लियर, उसको कहते हैं न्यूक्लियर टरबाइन। जो टरबाइन यहाँ पे घुमाया जाता है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर टरबाइन। तो ये जो टरबाइन बनेंगे, जो न्यूक्लियर वाले टरबाइन बनेंगे, देखिए यहाँ पे तो पानी डाला जा रहा है, तो इस टरबाइन को किसी और तरीके से बनाया जाएगा। यहाँ पे न्यूक्लियर जो भी चीज होगी, यूरेनियम वगैरह, वो उस चीज से घुमाया जाएगा, तो यहाँ पे किसी और चीज से बनेगा। तो ये अलग अलग चीजों से बनेगा ना, जिस स्थिति में काम करना होगा उस स्थिति के हिसाब से बनेगा ये, है ना। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर टरबाइन है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज के हिसाब से बनेगा कि न्यूक्लियर किसी चीज से कल को खराब ना हो जाए, ये ऐसी चीजों से बनेगा ना कि बहुत जल्दी खराब ना हो जाए, क्योंकि जब एक चिबाल लगा दिया जाए तो बहुत सालों तक चले, बहुत सालों बाद उसको बदला जाए, ऐसा होगा ना। या पानी होगा, या पानी इसके ऊपर डाला जाएगा तो पानी के हिसाब से टरबाइन को बनाया जाएगा। तो ये जो न्यूक्लियर टरबाइन बनते हैं, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में इस्तेमाल होते हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके जो कुछ पार्ट्स हैं, उनके जो पार्ट होते हैं कुछ छोटे छोटे, कोई भी चीज होगी वो छोटे छोटे हिस्सों से मिलकर तो बनी होगी, उन्हीं को तो उसका पार्ट बोलेंगे। उन सबको मिला के उन सबको असेंबल करके फिर एक पूरी बड़ी चीज बना दी जाती है। तो उसी तरह जो न्यूक्लियर टरबाइन है, इसके जो कुछ छोटे छोटे पार्ट्स हैं, इनको सप्लाई किया जाएगा किसके द्वारा, ये जो है आपकी आजाद इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो भारत की ऐसी पहली कंट्री बनी है जो न्यूक्लियर टरबाइन के पार्ट्स के ऊपर काम करेगी। तो इसका क्या काम होगा, ये जो है, ये जो न्यूक्लियर पार्ट्स है ना, ये इनको भेजा करेगी कहां पे सप्लाई कर रही है फिलहाल के लिए, ये सप्लाई कर रही है फ्रांस में। और फ्रांस में एक कंपनी है, वो जो कंपनी है वो इन सबको असेंबल करके, जो भी ये प्रोडक्ट, जो भी ये सब सामान बेच रहे हैं, जो भी पार्ट्स बेच रहे हैं, जो ये पार्ट जो है सप्लाई कर रहे हैं, उन सबको असेंबल करके, उन सबको एक साथ लाके न्यूक्लियर टरबाइन बनाया करेगी। ओके, तो ये इसका इनका पूरा प्रोसेस है आजाद इंजीनियरिंग का। तो ये बताने का, इसमें क्या बताना है न्यूज में, आपको क्या पता होना चाहिए, एक तो आपको न्यूक्लियर टरबाइन पता होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया टरबाइन पता होना चाहिए, और फिर न्यूक्लियर टरबाइन क्यों बोला जाता है ये पता होना चाहिए। फिर मैंने आपको क्या बताया कि तो ये पहली ऐसी कंट्री बन गई है भारत की, जो मेन क्वेश्चन है, पहली ऐसी कंट्री बन गई है भारत की जो ये न्यूक्लियर टरबाइन के जो पार्ट्स हैं उनको बेचा करेगी, उनको सप्लाई करा करेगी। अब आगे क्या बताना है मुझे, उसमें आगे मुझे बताना है कि ये जो आपकी कंपनी है ना, इसने ये जो है आपकी एक कंपनी है, इसकी जीई करके कंपनी है, ये जो कंपनी है आपकी जनरल इलेक्ट्रिक, ये जो कंपनी है आपकी जनरल इलेक्ट्रिक, इसने इसके साथ एक लॉन्ग टर्म डील साइन कर ली है। किस चीज के लिए डील साइन कर ली है, इसी चीज के लिए। ये जो पार्ट्स होंगे ना, ये जो सप्लाई किए जाएंगे, पार्ट्स जो सप्लाई किए जाएंगे न्यूक्लियर टरबाइन के, ये इसी कंपनी को जो है ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करेगी, इसी कंपनी को। क्या नाम है कंपनी का, जनरल इलेक्ट्रिक इस कंपनी का नाम है। इसको ही ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि देखिए जब क्या होता है, जब हम कोई भी बिजनेस करते हैं और हमको पता होता है हमको एक सामान बेचना है, तो हम अपने वो बनाते हैं ना ग्राहक, कि हम इन्हीं को सामान बेचा करेंगे, फिर ये आगे बेचा करेंगे, ऐसे बनाया जाता है ना। उसी तरह एक ग्राहक की तरह इन्होंने ये जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक है इसको बनाया है। अब ये क्या करेगी, जनरल इलेक्ट्रिक जनरल इलेक्ट्रिक जो है इसको बना, इसके साथ डील साइन किया, इसके साथ एग्रीमेंट साइन किया लॉन्ग टर्म के लिए। अब ये दोनों कंपनी मिलकर अपनी जो पूरा प्रोजेक्ट है इसके ऊपर काम करेगी, और सबको जो है अलग अलग देशों में जो है सप्लाई किया करेगी, अलग अलग कंपनी को सप्लाई किया करेगी जो आपकी न्यूक्लियर टरबाइन बनाती है। ओके, फिर अब मैं एक चीज और आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है बिजली बनाने के लिए, उसी तरह न्यूक्लियर जो है आप न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट जहाँ पे न्यूक्लियर टरबाइन लगे हुए होते हैं, वहां पे जो है यूरेनियम का यूज होता है, जो आपके बनते हैं वहां पे जो यूरेनियम का यूज होता है आपकी बिजली बनाने के लिए। तो जिस तरह से ये इन्वायरमेंट जो हमारा पर्यावरण नुकसान नहीं करती ना हाइड्रोजन, उसी तरह से न्यूक्लियर जो है, ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, इससे जो बिजली बनती है, ये भी हमारा पर्यावरण है उसको नुकसान नहीं पहुंचाती। तो ये भी बहुत अच्छी चीज है जिससे बिजली जो बनाई जाए। हालांकि ये बहुत ज्यादा महंगी पड़ती है आपको अगर और प्रोसेस से देखा जाए, लेकिन जैसे हमारे यहाँ पे अभी कुछ ही पावर प्लांट है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारे यहाँ पे अभी कुछ ही है, बहुत ज्यादा नहीं है, 7-8 ही है हमारे यहाँ पे अभी।
तो क्यों है? क्योंकि बहुत ज्यादा महंगी पड़ती है इसको सेटअप करना, पूरा जो इसके रिएक्टर्स है इसके ऊपर काम करना बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। तो लेकिन ये भी एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है, बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है किस चीज के लिए? जो हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, अगर हमको कोल कोल वगैरह की मदद से नहीं बनाती। कोल मतलब कोल जो होता है आपका कोयला, कोल क्या होता है? कोयला जो होता है, जो हमारा कोयला होता है उसकी मदद से अगर हमको बिजली नहीं बनानी है ना, और क्योंकि कोयले की मदद से बिजली बनाने में क्या होता है, देखिए कोयला जो है ये जब उसको हम जलाते हैं उसी के बाद तो बिजली बनेगी, जब उसको जलाएंगे उसके बाद तो हमको ऊर्जा मिलेगी, उसी से तो हम बिजली बनाएंगे। तो ये जो कोल को बना जला के जो बिजली बनती है, ये भी जो है ये भी बहुत सारी जो हार्मफुल गैसेज है, बहुत सारी जो पर्यावरण के लिए नुकसान हानिकारक वाली गैस है ना, ये निकालती है। अब उससे हमारे पर्यावरण को नुकसान होता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? कोल जो है, ऐसा कोल जिससे बिजली बनाई जाए ना, ऐसा कोल हमारे भारत में नहीं पाया जाता है। हमारे भारत में कोल तो पाया जाता है, लेकिन जो हाई क्वालिटी का कोल होता है ना, वो हमारे भारत में नहीं पाया जाता। तो ऐसा कोल हमको इंपोर्ट करना पड़ता है कहीं बाहर से। इंपोर्ट मतलब कहीं से कोई मंगाना चीज, और एक्सपोर्ट मतलब अपनी चीज बेचना। तो हमको इस केस में क्या करना पड़ रहा है? हमको इंपोर्ट करना पड़ रहा है, कहीं से मंगाना पड़ रहा है कोल। तो ये भी हमको मंगाना पड़ता है, अब इसके लिए भी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। जैसे मैंने आपको क्रूड ऑयल का बताया, हमने हमारे यहाँ पे होता नहीं है, हमको ये भी बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। उसी तरह जो कोल है ये भी हमको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा कोल होता है ना। हाई क्वालिटी का जो सबसे ज्यादा कोल होता है वो कहाँ होता है? वो ऑस्ट्रेलिया में होता है आपका। तो ये कोल हमको मंगाना पड़ता है। अब हम इसको जला के, क्योंकि इस टाइम पे प्रेजेंटली बात करूं ना मैं आपको, तो ज्यादातर हमारे यहाँ पे जो बिजली बनाई जाती है ना, जो ज्यादातर बनाई जाती है, करीबन 65 से 75% के आसपास जो हमारे यहाँ पे बिजली बनती है वो कोल की मदद से ही बनती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या काम कर रही है कि कैसे भी करके जल्दी से जल्दी ये जो हमारा कोल के ऊपर हमारी निर्भरता है इसको खत्म करके, और जो अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी है उनके ऊपर काम करे। क्योंकि देखिए हम सुनते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत बड़ा वो बनाया, आपका सोलर पावर प्लांट बनाया, सोलर पावर पार्क बनाया। किस लिए बनाया? क्योंकि बहुत सारी जो है वो आपकी जो आपकी वो होती है, जो आपकी प्लेट्स होती हैं, सोलर प्लेट्स, उनको एक जगह पे बहुत सारी बिछा दिया जाता है, और फिर सूरज की किरणें उसके ऊपर पड़ती हैं, और फिर उससे बिजली बनती है हमारी। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हमारे ऊपर जो कोल, जो हम बिजली बनाते हैं कोल की मदद से, इसको जल्दी से जल्दी जो है अल्टरनेट सोर्स एक ले आए, मतलब एक और कोई चीज ले आए जिससे हम बिजली बना सके। इससे हमारी ये जेब है उस पर भी कम असर पड़ेगा, उस पर भी, क्योंकि हमको खरीदना पड़ता है, बाहर से मंगाना पड़ता है। दूसरा जो पर्यावरण है उसको भी नुकसान पहुंचाता है, उससे भी हम बच पाएंगे। इस वजह से ऐसी चीज जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रहा है। उसी के अभियान में ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये भी एक न्यूक्लियर सोर्स ऑफ एनर्जी, ये जो आपकी अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है। तो ये भी बहुत अच्छा काम कर सकता है यहाँ पे। ओके, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट न्यूज क्या है। नेक्स्ट न्यूज है आपकी PMPVTG डेवलपमेंट मिशन। ये एक डेवलपमेंट मिशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये जो स्कीम है ना PMPVTG, ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो बजट आया है 1 फरवरी को, जो बजट आया है उसके अंदर इस स्कीम के बारे में अनाउंस किया है। मैं आपको ये पूरी स्कीम समझाऊंगा। ये जो बजट है ना, जो हमारा 1 फरवरी को 2023 का बजट आया, इसके ऊपर आज मैं पूरी क्लास लेने वाला हूँ, आपको सारा कुछ समझाऊंगा बजट के ऊपर। जो भी कुछ हो है बजट के अंदर, जो भी कुछ आया है, जो भी कुछ नहीं आया है, क्या अच्छा आया है, क्या अच्छा नहीं आया है, ये सब मैं आपको सारा कुछ बजट के अंदर आज समझाऊंगा। आज आपकी क्लास आएगी बजट के ऊपर। आज संडे है, मैंने आपको वादा किया था कि संडे को मैं आपको क्लास लेके आऊंगा बजट के ऊपर। तो संडे को आपकी, मतलब आज संडे, तो आज आपको बजट 2023 की क्लास मिल जाएगी। ओके, चलिए अभी न्यूज देखते हैं। न्यूज क्या है आपकी? PMPVTG डेवलपमेंट मिशन। तो यहाँ पे पीएम क्यों लग रहा है? जैसे कोई भी स्कीम प्रधानमंत्री के द्वारा सेंट्रल लेवल पे लॉन्च की जाती है तो उसके अंदर पीएम, उसके आगे पीएम लगा देते हैं ना, कि पीएम के द्वारा, जैसे सीएम के द्वारा की जा रही है आपके चीफ मिनिस्टर के आगे, तो उसके चीफ मिनिस्टर के द्वारा, तो उसके आगे सीएम लगाया जाता है। उसी तरह यहाँ पे पीवीटीजी क्या है? पीवीटीजी है आपकी पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, जो उसकी उनके लिए डेवलपमेंट स्कीम लॉन्च की गई है, जो प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया। तो इसका पूरा नाम हो गया प्रधानमंत्री पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप डेवलपमेंट मिशन। तो इसमें देखिए पहले ही जानते हैं ट्राइबल ग्रुप क्या होते हैं, फिर जानेंगे पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप क्या होते हैं। पहले जानते हैं ट्राइबल ग्रुप क्या होते हैं, फिर जानेंगे पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप क्या होते हैं। देखिए ट्राइबल ग्रुप क्या होते हैं। देखिए जो हम होते हैं, जो हम जैसे कोई फॉर्म वगैरह भरते हैं, नॉर्मल भी हमको सबको पता होता है, हम लोग को कैटेगरीज में बांटा जाता है। कैटेगरीज मतलब कैसे? सबसे ऊपर जनरल, उसके बाद ओबीसी, उसके बाद एससी एसटी। तो एससी और एसटी क्या है? एससी मतलब शेड्यूल कास्ट, और एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब। जो शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं ना, यही जो है ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं। ये शेड्यूल ट्राइब्स कौन होते हैं? जो आदिवासी लोग होते हैं ना, जो आदिवासी लोग होते हैं वो शेड्यूल ट्राइब्स में आते हैं।
ठीक है। तो ये जो आपके ट्राइबल ग्रुप होते हैं वही होते हैं जो आदिवासी लोग होते हैं, जो बहुत जो अपना जो कल्चर है उसको नहीं पूरी तरह नहीं छोड़ते हैं, और जो मतलब पूरी तरह उसको नहीं छोड़ना चाहते, और जो बाकी चीजें उनमें भी पूरा उनका वो रहता है, उनको क्या बोलते हैं, उनको ट्राइबल ग्रुप्स बोलते हैं, जो आदिवासी लोग होते हैं। अब पर्टिकुलरली जो ये पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप क्या होते हैं, देखिए आजकल जो है बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप ऐसे हैं, बहुत सारे आदिवासी ग्रुप ऐसे हैं जो पूरी देश के साथ मिलकर चल रहे हैं, उनके बहुत सारे लोग जॉब भी करते हैं, और जो उनके मतलब सिस्टर्स हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनके उनके घर पे वो अपना जो ट्राइबल जो अपना पूरा आदिवासी वाला पूरा कल्चर है उसको भी संभाल रहे हैं। लेकिन कुछ जो आपके ट्राइबल ग्रुप है वो ऐसे भी हैं जो पूरी तरह से इंटीग्रेट नहीं हो पा रहे मॉडर्न वर्ल्ड के साथ। इंटीग्रेट का मतलब जोड़ नहीं पा रहे, जो हमारा मॉडर्न इंडिया उसके साथ पूरी तरह जुड़ नहीं पा रहे। वो नहीं चाहते कि वो लोग जो है हमारे साथ जुड़े और अब उनका जो कल्चर है धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाए। वो ये चाहते हैं अपना हमारा कल्चर बचे, वो अपने कल्चर को बचाना चाहते हैं, और उसी की वजह से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स होते हैं इनके साथ नहीं जुड़ना चाहते, या पूरे कोई भी मॉडर्न पीपल है, हम जैसा कोई लोग है, जो हम जैसे कोई आदमी है उसके साथ नहीं मिलना चाहते। तो ऐसे जो ग्रुप्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। तो ऐसे जो ग्रुप्स हैं उनके लिए डेवलपमेंट स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लाई गई है, जिसको बजट 2023 में बताया गया था कि ये हम स्कीम अब लेके आने वाले हैं। तो ये जो स्कीम है किसके अंडर लाई गई है, हमारे यहाँ पे एक आर्टिकल है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है भारत का, उसके अंदर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 336। आर्टिकल 336 क्या कहता है, आर्टिकल 336 कहता है कि हमको जो ये बहुत सारी ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ये जो वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, इनके लिए हमको काम करना है। भले ही वो लोग नहीं चाहते हम उनके लिए काम करें, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, क्योंकि वो रहने वाले भारत के, रहते भारत में, तो उनके लिए काम करना होगा। ठीक है। तो ये क्या कहता है, ये आपका कहता है 336 जो आर्टिकल है हमारा, आर्टिकल ऑफ जो है आपका, आर्टिकल मतलब अनुच्छेद है संविधान जो है हमारा उसका। तो इसके थ्रू, इसके अंडर ये जो आर्टिकल है आपका, इसके अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये स्कीम को लेके आई है, डेवलपमेंट मिशन को लेके आई है। और इसमें क्या होगा, जो भी वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं इनके एरिया में जाया जाएगा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा, फिर वहां से बात की जाएगी उन लोगों से, उनके जो उनको चाहिए वो सब चीज उनको प्रोवाइड की जाएंगी। ऐसे करके उनकी डेवलपमेंट में काम किया जाएगा। उनको ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाएगी। उनकी जो जगह है वहां पे उनके लिए स्कूल वगैरह ये सब खोले जाएंगे, है ना, हॉस्पिटल्स वगैरह खोले जाएंगे, ये सब जो है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उनको प्रोवाइड करवाने की कोशिश की जाएगी, उनके हिसाब से प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाएगी, ताकि वो लोग अपने कल्चर से ही बाहर ना आए और अच्छे से जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसके साथ इंटीग्रेट हो सके। देखिए उनको कल्चर से बाहर आना देना क्यों नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल हैं, जैसे शेड्यूल 7 है हमारा, शेड्यूल 6 है हमारा, वो इसी चीज के ऊपर डिपेंड, जो हमारा शेड्यूल 6 है, हमारे उसमें 12 शेड्यूल है ना, जो 12 शेड्यूल में से छठा शेड्यूल है वो क्या है, वो नॉर्थ ईस्ट के जो ट्राइबल ग्रुप है ना उनके ऊपर, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका, जहां नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका कौन सा है, जहाँ पे आसाम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, ये सब जो जहाँ पे ये सब जो स्टेट्स आती हैं उसको नॉर्थ ईस्ट स्टेट बोलते हैं। तो यहाँ के जो ट्राइबल ग्रुप है उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशली पूरा आर्टिकल आया, आर्टिकल 6। तो इनके जो ट्राइबल ग्रुप है इनको क्यों, हमको जो ट्राइबल लोग हैं इनके कल्चर को क्यों प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। देखिए इंडिया पूरी दुनिया में किस उससे जाना जाता है, एक बहुत ज्यादा डाइवर्स कंट्री है। डाइवर्स का मतलब हर तरह के लोग आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, हर रिलीजन के, हर धर्म के लोग यहाँ पे मिल जाएंगे, हर कल्चर के, सबसे पुरानी जो है सिविलाइजेशन है ना, सबसे पुरानी जो है यहाँ पे लोग रहने वाले हैं, तो हर तरह के लोग मिल जाएंगे। इतनी सारी भाषाएं मिलती हैं हमारे यहाँ पे। अगर ऑफिशियली भी देखें, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है उसमें भी 23 भाषा लिखी हुई है हमारी, जो ऑफिशियल भाषा है ना। तो इतनी सारी भाषाएं मिल जाती हैं, इतने अलग अलग तरह के लोग मिल जाते हैं। आप एक जगह से दूसरी जगह चले जाओ, थोड़ी सी दूर पे ही कोई ना कोई आपको चेंज मिल जाएगा, चाहे कपड़ों में चेंज मिले, चाहे खाने में चेंज मिले, किसी ना किसी चीज में चेंज आपको मिल जाएगा, चाहे लैंग्वेज में चेंज मिले। ठीक है। तो ये जो पूरी डाइवर्सिटी है हमारे देश की, ये क्यों है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतने सारे कल्चर होते हैं, है ना, इतने सारे लोगों का अलग अलग कल्चर है। भले वो एक धर्म से रिलेटेड हो, लेकिन उनका कल्चर फिर भी कुछ ना कुछ में डिफरेंट होगा, कुछ ना कुछ अलग होगा। तो ये जो कल्चर्स हैं इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्यों प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि ये हमारे देश की पहचान है, इसलिए इनको प्रोटेक्ट करना है। और जो लोग हैं अगर हम इनका कल्चर छीन लें इनसे, तो ये भी फिर ऐसे सोचेंगे हमारे जैसे हम अंग्रेजों के लिए सोचते थे। उन्होंने क्या किया, हमारा कल्चर छीनने की हमसे कोशिश करी, तो इसलिए हम उनको अच्छा नहीं मानते। बाकी उन्होंने बहुत सारी चीज की थी, लेकिन हमारा कल्चर भी हमसे छीनने की कोशिश करी। उसी तरह अगर हम इनका भी कल्चर छीन लें, जो ये ट्राइबल ग्रुप्स हैं, तो हम इनके लिए, हम भी ऐसे हो जाएंगे, हमें क्या फर्क रह जाएगा फिर। तो इनका जो कल्चर बचा रहे, क्योंकि इंडिया की पहचान भी यही है और हम इनको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहते। इस वजह से जो है इनके लिए डेवलपमेंट जो मिशन से लाए जाते हैं, और इसीलिए इनके लिए मेंशन है स्पेशली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, हमारे संविधान में जैसे मैंने आर्टिकल 336 बताया, शेड्यूल 6 बताया, ऐसे और भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, और भी बहुत सारे अनुच्छेद और शेड्यूल्स हैं जो इनके ऊपर बेसिकली इन्हीं के ऊपर, ट्राइबल ग्रुप के ऊपर ही फोकस करते हैं कि किसी भी तरह से इनको जो है डेवलपमेंट के प्रोसेस में भी लाया जाए, डेवलपमेंट भी इनको एंजॉय की जाए, जो डेवलपमेंट है उसको भी एंजॉय कर सके, और इनका कल्चर किसी भी तरह पीछे ना रह पाए। ओके। तो इसी वजह से ये सब मिशन जो है लॉन्च किए जाते हैं। ये जो आपका डेवलपमेंट मिशन लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, आपका जो बजट आया 2023 का, इस मिशन में यही सारा काम होगा कि ये जो आपका पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं इनके लिए कैसे काम किया जाए, इनको जो है कैसे आगे बढ़ाया जाए, इनके लिए डेवलपमेंट प्रोसेस कैसे की जाए।
ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? नेक्स्ट न्यूज है आपकी, ऑस्ट्रेलिया इज रिमूविंग इंग्लैंड्स रॉयल फैमिली फोटोज फ्रॉम करेंसी। करेंसी मतलब जो मुद्रा होती है, जो हमारे पैसे होते हैं, जो हमारे नोट होते हैं, उनकी बात यहाँ पे हो रही है। नोट या सिक्के कुछ भी हो सकते हैं, पर बेसिकली फोटो जो है नोट पे लगे होते हैं, इस वजह से मैंने नोट बोल दिया था। जैसे हमारे यहाँ पे नोट पे जो हमारा नोट होता है उसके ऊपर किसका फोटो लगा हुआ है, हमारे ऊपर जो हमारे यहाँ जो नोट है उसके ऊपर गांधी जी का फोटो लगा हुआ है। इसी तरह जो नोट पे पैसे लगे हुए थे। तो जो ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया जो देश है, इसके जो नोट होते हैं, इसकी जो करेंसी है, उसके ऊपर किसका फोटो लगा है? उसके ऊपर फोटो लगा होता है जो इंग्लैंड है, उसके जो रॉयल फैमिली के लोग होते हैं, मतलब जो राजा महाराजा वहां पे बनते हैं ना, क्वीन बनती है, राजा बनते हैं, जो अलग अलग बनते रहते हैं, उनके फोटोज या फिर और भी जो उनकी फैमिली के मेंबर्स हैं और भी जो उनकी फैमिली के सदस्य हैं, उनके फोटोज इनकी करेंसी पे लगते थे। क्यों बोल रहा हूं थे? क्योंकि अब इन्होंने उसको रिमूव करने का, उसको हटाने की बात शुरू कर दी है। देखिए क्या है, ऑस्ट्रेलिया को अपनी इंडिपेंडेंस मतलब अपनी आजादी कब मिल गई थी, अपनी स्वतंत्रता कब मिल गई थी? जैसे हमको कब मिली थी 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, उसी तरह इनको कब मिली थी? ऑस्ट्रेलिया को मिली थी आपकी 1 जनवरी 1901 1 जनवरी 1901 को इनको अपनी स्वतंत्रता मिल गई थी। किसको? ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन इन्होंने जो स्वतंत्रता ली ना, वो ऐसे नहीं ली जैसे हमने ली है ना। हमने कैसे स्वतंत्रता ली? देखिए क्या होता है, दो तरह की चीज होती है। देखिए दो होती है हमारी गवर्नमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, जो सबसे मेन पोस्ट होती है। कौन सी? एक होती है हेड ऑफ स्टेट और एक होती है हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो हेड ऑफ स्टेट क्या होती है? स्टेट का मतलब पूरा देश आ रहा है। ये जो स्टेट है, ये वाला स्टेट क्या बता रहा है? पूरे देश की बात कर रहा है। तो हेड ऑफ स्टेट का मतलब है कि पूरे देश का जो हेड होगा वो कौन होता है हमारे यहाँ पे? वो हमारे यहाँ पे होता है हमारा जो प्रेसिडेंट, हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं, हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं, वो कौन होते हैं? हमारे हेड ऑफ स्टेट। फिर दूसरा क्या है? हेड ऑफ स्टेट हमारे ये हो गए। फिर हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होते हैं? हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं जो प्रधानमंत्री होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो क्या होते हैं? हेड ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, देखिए हमारे देश का जो पहला नागरिक होता है वो किसको पदवी मिली हुई है कि ये हमारे देश का पहला नागरिक होगा? जो भी प्रेसिडेंट, जो भी राष्ट्रपति होगा, उसको हमारे देश का पहला नागरिक बोला जाता है। उसी तरह जो भी गवर्नमेंट पार्टी आपकी पावर में होती है, जैसे इस टाइम पे पावर में कौन है? केंद्र में जो है वो कौन है इस टाइम पे पावर में? किसके पास पूरी शक्ति है, किसके पास पूरी पावर है? बीजेपी के पास। तो बीजेपी जो गवर्नमेंट, जो बीजेपी आपकी पूरी गवर्नमेंट है, बीजेपी की जो पार्टी है, इसका हेड कौन है? इसका लीडर कौन है? इसका लीडर है आपका जो केंद्रीय लेवल पे, स्टेट्स की बात नहीं कर रहा, अलग अलग राज्य की बात नहीं कर रहा, केंद्रीय लेवल पे कौन सी है? सेंट्रल लेवल पे प्रधानमंत्री मोदी जी है ना। मोदी जी है ना इसके जो हेड है बीजेपी के, तो बीजेपी के हेड है मोदी जी है ना। उसी तरह जो पार्टी कौन सी है पावर में? बीजेपी, तो बीजेपी के हेड जो है वो मोदी जी हैं। तो उसी तरह जो गवर्नमेंट जो है पावर में, उसके जो हेड है वो कौन हो गए? प्रधानमंत्री जो बने वो है हमारे मोदी जी, वो है इसके हेड। तो जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं वो तो प्रधानमंत्री होते हैं। जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं वो देश के जो हेड होंगे वो कौन है? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, ये तो हमारे जैसे देशों में होता है जो गणतंत्र देश होते हैं, है ना। हम गणतंत्र देश है, हम अपना गणतंत्र दिवस बनाया था अभी थोड़े दिन पहले, 26 जनवरी को बनाते हैं हम लोग अपना गणतंत्र दिवस। तो जो गणतंत्र देश होते हैं ना, वो उनके पास प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों होते हैं। ठीक है, लेकिन जो देश गणतंत्र नहीं होते, जैसे बहुत सारे देश ऐसे हैं इस टाइम पे भी जो भले ही आजाद हो गए इंग्लैंड से, यूके है आपका, जो अंग्रेज थे आपके, इनसे आजाद हो गए हैं, लेकिन अभी भी जो अपना हेड ऑफ स्टेट है ना, ये उसको बताते हैं किसको? जो इंग्लैंड की रानी या राजा बनेगा। जैसे इंग्लैंड में क्या है? इनका प्रधानमंत्री तो होता है इस टाइम पर इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, इंग्लैंड मतलब यूके पूरा जो है ना, इंग्लैंड यूके जो है 4 कंट्री से मिलकर बना हुआ है, मैंने आपको बताया था, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। तो इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड बोल रहे हैं, पूरे यूके का ही प्रधानमंत्री बनता है। ठीक है, तो जो पूरे यूके का प्रधानमंत्री इस टाइम पे कौन है? ऋषि सुनाक, इंडियन मूल के, मैंने आपको बताया था भारतीय मूल के हैं ऋषि सुनाक। इस टाइम पे कहां के प्रधानमंत्री हैं? आपके इंग्लैंड के। तो ये जो है पूरे इंग्लैंड के बोल रहे हैं, पूरे यूके के प्रधानमंत्री यही है ना। प्रधानमंत्री तो है ये, लेकिन आपको प्रेसिडेंट का नाम नहीं पता होगा यहाँ के का। क्यों नहीं पता होगा? क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंट होते ही नहीं है इंग्लैंड में। कौन होते हैं यहाँ पे होते हैं मोनार्क होते हैं। मोनार्क मतलब क्या होता है? देखिए जो राजा महाराजा होते हैं ना, इनको मोनार्क बोलते हैं। मोनार्क, जैसे अगर मैं इस टर्म का मतलब बताऊं, मोनार्क या मोनार्की का मतलब, मोनार्क बोल रहे हैं, मोनार्की का मतलब क्या होता है? देखिए किसी भी चीज की जब एक वो हो जाती है ना, एक चीज के ऊपर सारी ताकत आ जाती है, एक किसी चीज के ऊपर, चाहे वो कंपनी हो कोई, चाहे कोई बंदा हो, कोई आदमी हो, जैसे यहाँ पर राजा की बात हो रही है, राजा भी तो एक आदमी है, उसके ऊपर सारी ताकत आ गई, राजा रानी जो भी होगा, या फिर कोई देश है उसके पास सारी ताकत आ गई, है ना। जैसे जो ये सब एक ही आदमी के पास जो सारी ताकत आ जाती है ना, उसको बोलते हैं मोनार्क, है ना। और जो प्रोसेस पूरा होता है उसको बोलते हैं मोनार्की, है ना, जो एक ही के पास सारी ताकत आ जाती है। तो उसी तरह यहाँ पे जो इंग्लैंड में मोनार्क जो भी होगा, मतलब जो राजा होगा, वही हेड ऑफ द स्टेट होगा। देखिए पहले जमाने में राजा महाराजाओं की बहुत ज्यादा चलती थी, आजकल चलती नहीं है ना, आजकल चलती नहीं है राजा महाराजाओं की ज्यादा, चलती तो प्रधानमंत्री वगैरह की है, लेकिन चलती तो प्रधानमंत्री की है, लेकिन क्या है
कि एक जो सेंस ऑफ रेस्पेक्ट होती है ना, एक जो आपको आदर देते हैं, है ना, जो ये इतने पुराने यहाँ पे राजा रानी रहते हैं, उनको आदर देने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए ये पोस्ट जो है कंटिन्यू रखी गई है। तो जैसे आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया या कनाडा हो गया, ऐसे बहुत सारे देश हैं जो अभी तक भी जो है अपना वो नहीं बनाता, अभी तक भी अपने जो है प्रेसिडेंट नहीं चुनते। क्यों नहीं चुनते? क्योंकि ये लोग क्या बोलते हैं कि जो इंग्लैंड की रानी या राजा हैं वही हमारे यहाँ के एज अ प्रेसिडेंट या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क की तरह काम करेंगे, है ना। तो ये दो प्रकार की होती हैं, एक हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, है ना, दूसरा क्या हो गया रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब गणतंत्र जो होता है। तो हमारा देश क्या है? गणतंत्र है, हमेशा से गणतंत्र जब से आजाद हुआ है। लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के अंदर काम करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के अंदर मतलब इनके प्रधानमंत्री तो अपने होंगे, लेकिन जो इनके प्रेसिडेंट होंगे, जो इनके राष्ट्रपति होंगे, उसकी जगह पे कौन होगा? जो आपकी इंग्लैंड की रानी या राजा होंगे। जैसे इंग्लैंड की रानी अभी तक कौन थी? एलिजाबेथ सेकंड थी, एलिजाबेथ द्वितीय थी, उनकी अभी मृत्यु हो गई 2022 में, सितंबर 2022 में। तो जब तक यहाँ की रानी कौन थी, यहाँ की मोनार्क कौन थी? यहाँ की मोनार्क थी एलिजाबेथ द्वितीय। अब कौन है? चार्ल्स तृतीय, जो चार्ल्स तृतीय है, चार्ल्स थर्ड, वो राजा इस टाइम पे। तो इनके राजा कौन हो गए? इनके जो हेड ऑफ स्टेट हो गए, जो मतलब जैसे हमारे यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, हमारे राष्ट्रपति होते हैं, तो इनके कौन हो गए? इनके जो वहां के राजा हैं इस टाइम पे, किंग चार्ल्स थर्ड, वो हो गए इनके राजा। किसके? इंग्लैंड, कनाडा, मैंने आपको बताया बहुत सारे अफ्रीका के भी देश हैं और बहुत सारे देश हैं ऐसे। तो जैसे इंग्लैंड के हैं ऐसे इनके हैं। तो अब क्या होता है, क्योंकि अब इनके हेड ऑफ स्टेट है, तो ये इन्हीं के फोटो लगाया करते थे अपनी करेंसी पे। कौन लगाया करते थे? ऑस्ट्रेलिया। देखिए, मैंने जो है आपका हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट वाला टॉपिक है ना, मैंने आपको कल शाम नहीं मतलब कल जो वीडियो आई थी मेरी, आज के इतिहास वाली वीडियो जो आती है मेरी, उसमें मैंने श्रीलंका के ऊपर समझाया था कि श्रीलंका को आजादी मिली थी, डोमिनो स्टेटस मिला था, फिर पूरी आजादी, रिपब्लिक कब बना, गणतंत्र कब बना, ये पूरा बताया था। तो उसमें मैंने इसमें बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया था। अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, एक बार आप वहां जाके भी देख सकते हैं, वहां से आपको श्रीलंका के बारे में पता चलेगा, यहाँ से आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में पता चल रहा है। ठीक है, तो इनका जो प्रोसीजर मैं सारा कुछ आपको बता रहा हूँ। इसीलिए देखिए, ये न्यूज जो है करंट में भी थी, इसीलिए मैंने जो श्रीलंका वाली न्यूज थी ना कि श्रीलंका को आजादी मिली थी 4 फरवरी को, क्योंकि आज के इतिहास में क्या करते हैं, जो डेट होती है उस डेट को, जो इतिहास में कुछ हुआ होता है वो बताते हैं। तो जैसे 4 फरवरी को श्रीलंका को आजादी मिली थी। आजादी नहीं मिली थी, आजादी तो मिली थी अंग्रेजों से, लेकिन डोमिनो स्टेटस मिला था। डोमिनो स्टेटस मतलब क्या होता है कि जो राज होगा वो तो देश के अंदर पूरा राज चलेगा, जो भी चलेगा वो श्रीलंका के लोगों का चलेगा। श्रीलंका में जो गवर्नमेंट बनेगी उसका बनेगा, लेकिन जो एक्सटर्नल जो भी चीजें होंगी ना, जो फॉरेन पॉलिसी हो गई या आर्मी से रिलेटेड चीजें हो गई, वो कौन करेगा? वो सब इंग्लैंड संभालेगा। ठीक है, इसी को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क कहते हैं ना, इसी को क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। और जब सब चीज अपने आप संभालने लगे देश, उसको बोलते हैं गणतंत्र, है ना। मैंने उसमें ये बताया था, हमारा देश जो है, हमारा देश ही पहले डोमिनो स्टेटस चाहता था, लेकिन 26 जनवरी 1930 को हमारे देश ने क्या बोल दिया, जब हमारे देश जब शर्तें नहीं मानी जा रही थी डोमिनो स्टेटस की भी हमारे लिए, तो हमने बोल दिया अब हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। पूर्ण स्वराज मतलब अपना पूरा राज अपना चाहिए। तो उसके बाद हम जो जब आजाद हुए, इसीलिए हम हमेशा से रिपब्लिक थे। ठीक है, हमारे देश का पूरा नाम क्या है? हमारे देश का पूरा नाम खाली इंडिया नहीं है, पूरा नाम है हमारे देश का द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, है ना। इंडिया जो भारत देश है, जो गणतंत्र है, जो अलग है अपना, बिल्कुल किसी से उसका कोई वो नहीं है ना, किसी की डिपेंडेंसी नहीं है, तो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो उसी तरह जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया भी अब क्या कोशिश कर रहा है, अभी इन्होंने ये नहीं बोला कि हम गणतंत्र बन जाएंगे, अभी इन्होंने ये नहीं बोला कि हम रिपब्लिक बन जाएंगे, लेकिन ये एक स्टेप हो सकता है रिपब्लिक बनने की तरफ को, है ना। पहले धीरे धीरे कदम लिए जाते हैं ना, कोई भी चीज करनी होती है हमको, तो एक कदम हो सकता है कि जैसे एलिजाबेथ मरी, कब मरी? सितंबर 2022 में मर गई। एलिजाबेथ सेकंड जो थी, एलिजाबेथ द्वितीय थी, जो यहाँ की रानी थी। कहाँ की रानी थी? वो ऑस्ट्रेलिया की भी रानी थी और इंग्लैंड की भी रानी थी, कनाडा की भी रानी थी, और जो बहुत सारे ऐसे देश है उनकी भी रानी थी। तो जब उनकी मृत्यु हो गई है, जब वो मर गई है, तो उसके कुछ दिन बाद ही ऑस्ट्रेलिया ने अब ये फैसला लिया है कि जो इनकी करेंसी है, जो इनकी मुद्रा है, उस पर से जो भी रॉयल फैमिली है, रॉयल फैमिली मतलब जो एलिजाबेथ की फैमिली है पूरी, उसको रॉयल फैमिली बोल देंगे। जो राज परिवार हो गया उसको रॉयल फैमिली हिंदी में बोल देंगे, राज परिवार इंग्लिश में रॉयल फैमिली। तो जो रॉयल फैमिली है उसके लोगों का जो भी फोटो ये लगाते हैं अपनी करेंसी पे, उसको हटा देंगे। और जो उनके यहाँ के, जो ऑस्ट्रेलिया के यहाँ के बहुत फेमस लोग हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए काम किया है, जो ऑस्ट्रेलिया की आजादी के लिए या और बहुत सारे काम ऑस्ट्रेलिया के लिए किए हैं, उन सब लोगों का फोटो ये अपनी करेंसी पे लगाएंगे। कौन? ऑस्ट्रेलिया वाले लोग अपनी करेंसी पे उन सबका फोटो लगाया करेंगे। ठीक है, ये इन्होंने बोला है। तो ये एक स्टेप हो सकता है इनका गणतंत्र की तरफ चलने का, रिपब्लिक बनने का, अपनी कंट्री को रिपब्लिक बनने का। तो ये जो है बहुत बड़ी स्टेप होगी कि जो कंट्री इतने साल हो गए, कब 91 में हुई थी आजाद, और अभी तक जो है एक मोनार्क के नीचे काम कर रही थी, लेकिन अब जब अपने आप को बाहर निकाल लेगी इससे, जब अपने आप को एक रिपब्लिक बना लेगी, तो कितनी बड़ी स्टेप होगी ये, समझ रहे हो। जो इंग्लैंड है जो कुछ कंट्री जो है अभी भी उसके अंदर थोड़ा बहुत काम करती है, अंडर तो काम नहीं करती हैं, लेकिन हाँ बेसिकली कुछ तो है ही इसका इन्फ्लुएंस वहां पे, वो भी धीरे धीरे खत्म होना शुरू होगा। तो एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट होगी इसकी 21वीं सदी की, कि जो एक कंट्री है बाहर निकल गई ऑस्ट्रेलिया यहाँ से।
समझ गया आप? तो इस वजह से न्यूज कवर करना बहुत जरूरी है। और ये न्यूज करंट में है, ये न्यूज करंट में चल रही है। ये जो मोनार्क वाली न्यूज चल रही है करंट में, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट वाली, ये कौन कौन होते हैं, जो इनके जो रानी राजा होते हैं, किसी राजा राजा रानी भी होते हैं किसी और देश के, ये सब न्यूज में चल रहा था। इस वजह से ही मैंने जो आज के इतिहास में श्रीलंका वाली न्यूज थी उसको कवर कर रखा था, है ना। मैंने उसमें मेंशन भी किया था कि ये जो है न्यूज उसमें भी चल रही है, करंट में भी। लेकिन मैंने आपको बोला था वहां मैं आपको बताऊंगा, लेकिन शायद मैं बताना भूल गया था, मैंने वीडियो भी पूरी देखी नहीं है, उस वजह से मैंने वो यहाँ पे आपको बता दिया है। अगर वहां पे नहीं बताया मैंने आपको तो अब यहाँ पे समझ जाइएगा, वरना अगर आप वो पहले देख रहे हो बाद में देख रहे हो तो भी आप समझ जाओगे कि मैं कौन सी किसकी बात कर रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया देश की बात मैं कर रहा था। ओके, चलिए आगे देखते हैं, आज की लास्ट न्यूज देखते हैं। लास्ट न्यूज क्या है? पुतिन 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 कर दिया जी, लगा दिया आगे। पुतिन वार्निंग टू टेक एक्शन अगेंस्ट इजराइल। जो पुतिन है इन्होंने वार्निंग दी है ना, इन्होंने दी है वार्निंग। और क्या कहा है वार्निंग के थ्रू? इन्होंने वार्निंग के थ्रू किसको कहा है? इजराइल को कहा है कि हम तुम्हारे ऊपर अटैक कर देंगे, है ना, तुम्हारे ऊपर युद्ध जो है घोषणा कर देंगे, युद्ध चला देंगे तुम्हारे ऊपर। अब पुतिन कौन है? पुतिन जो है जो आपका रशिया है, रशिया का जो प्रेसिडेंट है, रशिया के जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, कौन है? पुतिन है। तो जो मतलब कुल मिलाकर रशिया ने ऐसा बोला, ये समझ लीजिए। तो रशिया ने ऐसा क्यों बोला है कि इजराइल के ऊपर ये अटैक कर देंगे? देखिए इजराइल जो है देखिए रशिया की और जो आपका यूक्रेन है, इनकी युद्ध चल रही है। 1 साल से ऊपर हो गया इनका युद्ध चलते हुए। 24 नहीं, अभी 1 साल नहीं हुआ, सॉरी 1 साल होने वाला है। 24 फरवरी को शुरू हुआ था इनका युद्ध, 24 फरवरी को शुरू हुआ था इनका युद्ध। तो अभी चल रहा है, 1 साल नहीं हुई अभी, लेकिन हो जाएगी कुछ दिन में 1 साल, है ना। थोड़े दिन की बात है। और अब 20-25 दिन की बात है, 25 दिन भी नहीं, 18-19 दिन की बात है। और है ना, इनकी जो है ये क्या हो जाएगी, 20 दिन की बात है। आज 4 तारीख है ना, 5 तारीख है, तो 18-19 दिन की बात है। तो किस बात की? 1 साल होने वाली है रशिया और यूक्रेन के युद्ध की। अब ये इजराइल क्या कर रहा है? इजराइल जो है यूक्रेन को जो है हथियार भेज रहा है ना, हथियार तो भेज ही रहा है। इसके बाद इनका एक सिस्टम आता है, एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम आता है। क्या नाम है? आयरन डोम नाम से। आयरन डोम नाम से इनका एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम आता है, आयरन डोम। अब मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्या होता है? देखिए भारत ने अभी कुछ दिन पहले एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा था। भारत के पास पहले भी बहुत सारे हैं, पिनाका वगैरह ऐसे करके हैं भारत के पास, लेकिन एक बहुत जरूरी जो है मिसाइल डिफेंस सिस्टम हमने खरीदा था। कहां से? रशिया से खरीदा था, है ना। पुतिन की कंट्री रशिया से खरीदा था। कौन सा? S-400। हमने S-400 खरीदा था। सबको आपका नाम पता है उसका? S-400 का नाम आप सबने जरूर सुन लिया होगा। और आप जियो पॉलिटिक्स या फिर जो भी इंटरनेशनल न्यूज होती है उनको फॉलो कर रहे होंगे, तो आपने S-400 का नेशनल न्यूज भी फॉलो कर रहे होंगे, तो भी आपको पता होगा S-400 इंडिया में S-400 की बैटरीज आ चुकी हैं। बैटरीज का मतलब ये जो अलग अलग उस पर लगी होती है ना, बहुत बड़ी मशीनरी होती है। तो एक ट्रक के ऊपर जो लगी रहती है उस एक ट्रक को एक बैटरी बोलते हैं। तो ऐसी इंडिया ने 5 बैटरी ऑर्डर की है, उसमें से कुछ इंडिया के पास एक आधी आ चुकी है। तो ये जो है आपका ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता है, इसका काम क्या है? जैसे यहाँ S-400 या फिर इजराइल का जो आयरन डोम है, इसका काम क्या होता है? देखिए जब मिसाइल जो होती है, अगर नाम से समझने की कोशिश करें, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो मिसाइल होती है उसे डिफेंस करने में, हमारी मतलब डिफेंस का मतलब क्या होता है? हमारी सुरक्षा करने में, हमारी रक्षा करने में जो चीज काम करती है उसको क्या बोलते हैं? जो सिस्टम काम करता है उसको बोलते हैं मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो ये क्या काम करती है? जैसे आयरन डोम हो गया या फिर S-400 हो गया, क्या होता है? जैसे किसी कंट्री ने मिसाइल मारी हमारे ऊपर, है ना, किसी कंट्री ने मिसाइल मारी और इधर से हमने ये S-400 या आयरन डोम स्टार्ट कर दिया, तो ये लोग भी मिसाइल छोड़ते हैं अपनी, और दूसरी कंट्री ने भी मिसाइल मारी, तो ये क्या करते हैं? हवा में इस मिसाइल से टकरा जाते हैं। जो अपनी मिसाइल जैसे ये पाकिस्तान ने कोई मिसाइल मारी, यहां से हमने S-400 से, पाकिस्तान छोड़े, पाकिस्तान के पास तो क्या ही मिसाइल मारेगा, चाइना की बात कर लेते हैं। चाइना ने मिसाइल मारी, ठीक है, और इधर से इंडिया ने अपना S-400 चालू किया और उससे मिसाइल मार दी। ये हवा में ही जो चाइना की मिसाइल है उससे टकरा कर यहीं पे उसको फाड़ देगा, मतलब उसी यहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा और यहीं पे सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये जो मिसाइल नीचे आके इंडिया के अंदर जमीन पे गिरती तो बहुत ज्यादा लोगों को भी मार सकती थी, पता नहीं कहां गिरती, कैसे इलाके में गिरती, जमीन को बहुत ज्यादा तबाह करती, बहुत सारी चीजें करती। लेकिन जब ये हवा में ही फट गई तो अब ये किसी को जो किसी भी आदमी है किसी को कुछ नहीं कर पाएगी, है ना। तो ये इसने क्या किया? जो हमारा देश है, जो हमारे लोग हैं, उनको डिफेंड किया, उनको बचाया, उनकी रक्षा की। किसने? जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, तो ये ऐसी रक्षा करती है। तो यही जो आपका आयरन डोम सिस्टम है, यही ऐसा जो आयरन डोम सिस्टम है, ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो इजराइल के पास है, जो इजराइल ने बनाया है ना। और जो S-400 है, ये किसने बनाया? ये आपका बनाया है आपका रशिया ने, जिसको इंडिया ने अभी लिया। देखिए आयरन डोम सिस्टम है ना, ये बहुत सही सिस्टम है। कैसे? मतलब ऐसा होता है ना, देखिए सिस्टम तो बहुत सारे बन जाते हैं, ऐसे मिसाइल डिफेंस हो गया, कोई और एयरक्राफ्ट वगैरह हो गया, लेकिन जो प्रिसीजन होता है, प्रिसीजन मतलब कितने अच्छी तरह से काम कर रहा है, ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है आयरन डोम जो सिस्टम है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो देखी थी, आयरन डोम के ऊपर से काम कैसे करता है। अभी कुछ दिन पहले, करीबन 1-1.5 साल पहले, 1.5-2 साल पहले,
जो आपका इजराइल है और गाजा पट्टी में जो पैलेस्टीनियन रहते हैं उनके बीच में युद्ध हुआ था, है ना, उनके बीच में युद्ध टाइप मतलब लड़ाई हुई थी थोड़े कुछ दिन के लिए। तो उन्होंने बहुत सारी मिसाइल मारते हैं, जो गाजा पट्टी में रहते हैं ना, ये बहुत सारी मिसाइल मारते हैं। तो जब ये मिसाइल मारते थे तो इजराइल ने क्या कर रखा था, जगह जगह पे अपनी आयरन डोम सिस्टम लगा रखा था, और उन्होंने भी उधर से बहुत ही मिसाइल मारी थी। किसने? जो वहां पे गाजा पट्टी में रहते थे ना, उन्होंने बहुत ही मिसाइल मारी, और इजराइल ने अपना आयरन डोम जो है ये सिस्टम खड़ा कर रखा था, और इसने कोई भी मिसाइल नीचे नहीं आने दी। बस कुछ जगहों पे जो है मिसाइल ही आके इजराइल की धरती पे गिरी थी। कहां पे? क्योंकि इनकी एक आयरन डोम की बैटरी जो है खराब हो गई थी। तो ये जो बैटरी खराब हो गई थी, वहां से एक मिसाइल इनकी आके नीचे गिर गई थी, वो रोक नहीं पाई थी। जो उसकी मिसाइल थी आपके गाजा पट्टी की, है ना। गाजा पट्टी में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलता है इजराइल, जो ये अटैक कर रहा था। मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, आपको नाम याद करके मैं बताऊंगा, या तो बता दूंगा आपकी करंट अफेयर की वीडियो में, या तो शाम की में, या फिर नहीं, आज शाम को तो आएगी नहीं वीडियो, कल सुबह आएगी, या फिर कल से शाम को भी आने लगी है। अभी 2-3 दिन के लिए मैं थोड़ा बिजी हूँ, इस वजह से शाम को नहीं दे पा रहा हूँ वीडियो आपको। तो फिर अब कल मंडे से ये आने लगेगी शाम को भी, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक बैटरी जो है खराब हो गई थी इनकी, जिसकी वजह से एक मिसाइल आके गिर गई थी यहाँ पे। तो वहां पे एक इंडियन की भी डेथ हो गई थी। वहां पे एक इंडियन लेडी थी, वो काम करती थी, केरला की लेडी, वहां पे भी वहां पे उनकी डेथ हो गई थी जब वो मिसाइल आके गिर गई थी। अब अगर आपको वैसे याद नहीं आ रहा तो आपको इससे याद आ जाएगा कि इंडियन लेडी थी, उनकी डेथ हो गई थी, है ना। केरला से बिलोंग करती थी वो लेडी। तो ये जो आयरन डोम है ना, ये बहुत सही काम करता है। इसकी वीडियो अगर आपने देखी ना, अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम हो तो आप गूगल वगैरह पे जाके देखिएगा, आयरन डोम डिफेंस सिस्टम जो है, इसकी वीडियो देखिएगा, आपको देख के लगेगा वाह क्या काम करता है ये। उसी तरह ये जो S-400 है ना, ये भी बहुत प्रिसाइज जो है मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये बहुत अच्छे से काम करता है। तो ये जो आपका मिसाइल डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम, ये इसको इजराइल जो है किसको भेज रहा है, किसको सप्लाई कर रहा है? यूक्रेन को कर रहा है। अब क्या होगा कि रशिया कोई मिसाइल मार रहा है, और ये जो आयरन डोम सिस्टम है ये जो है उसको रोकने लगे मिसाइल को, जिससे रशिया की मिसाइल खराब हो रही है। क्योंकि जब वो जिस काम के लिए वो भेजी जा रही है, जिस काम के लिए वो लॉन्च की जा रही है, वो काम वो कर नहीं रही है, तो क्या होगा, जो ये मिसाइल है उनको कुछ ना कुछ परेशानी होगी। परेशानी क्या होगी? खराब हो जाएंगी मिसाइल, तो खत्म हो जाएंगी जब ब्लास्ट हो जाएगा हवा में इसमें, तो इससे रशिया को जो है नुकसान हो रहा है। तो इस वजह से रशिया क्या कह रहा है इनसे, क्या नाम है इनका, इजराइल से, कि हम तुमको वार्निंग दे रहे हैं, अगर तुमने भेजना बंद नहीं किया ना, जो भी आप तुम गोला बारूद जो भी हथियार भेज रहे हो, या आयरन डोम तुमने भेज दिया यूक्रेन को, तो हम जो है तुम्हारे ऊपर भी हमला कर सकते हैं। ये किसने बोला है? पुतिन ने बोला है, रशिया के जो प्रेसिडेंट है। किससे? इजराइल से। अब इजराइल जो है क्यों भेज रहा है हथियार? क्योंकि देखिए, इजराइल और रशिया के रिलेशन ऐसे कोई बहुत खराब रिलेशन नहीं है इनके, और नॉर्मल टर्म्स में इनके रिलेशन है। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा बहुत अच्छे रिलेशन नहीं है, अच्छे भी नहीं है और बहुत बेकार भी नहीं है, नॉर्मल टर्म में बैलेंस रिलेशन है इनके। फिर भी इजराइल जो है क्यों यूक्रेन को भेज रहा है, ये जो हथियार भेज रहा है? देखिए क्यों भेज रहा है, क्योंकि जो पुतिन है ना, जो रशिया है, रशिया की मदद कर रहा है ईरान। लेकिन ईरान के और जो इजराइल है, इनके रिलेशन बहुत ज्यादा घटिया है, घटिया से घटिया रिलेशन है इनके, इतने घटिया रिलेशन है बहुत, जैसे इंडिया पाकिस्तान के है ना, ऐसे से ही मान लो, और ज्यादा ही घटिया रिलेशन है, ज्यादा क्या होंगे, ऐसे से ही मान लो इनके रिलेशन है। किसके? ईरान के और इजराइल के। और ईरान जो है किसकी मदद कर रहा है? ईरान मदद कर रहा है आपका पुतिन की। पुतिन मतलब रशिया की, और रशिया की मदद ईरान कर रहा है इसकी वजह से। और रशिया, जब ईरान जो है रशिया की मदद कर रहा है, तो रशिया भी रिटर्न में कुछ ना कुछ दे रहा होगा, है ना। जो मदद होती है कोई भी टू वे होती है, ऐसा तो है नहीं कि बस खाली ईरान मदद कर रहा होगा, रशिया कुछ नहीं कर रहा। तो ईरान ने क्या मांगा है अब उसमें, इनकी मदद करने के उसमें इन्होंने, ईरान ने मांगा है कि जो हम न्यूक्लियर पावर, जो बॉम्ब्स वगैरह, जो भी हम न्यूक्लियर पावर के ऊपर काम कर रहे हैं ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात नहीं हो रही है यहाँ, ये बॉम्ब्स वगैरह जो न्यूक्लियर बनते हैं ना, जो परमाणु बम वगैरह बनते हैं, या कोई भी मिसाइल वगैरह बनती है, उसकी बात हो रही है। उसमें हमारी मदद हमको बनाना सिखाओगे? कौन बनाना सिखाएगा? रशिया बनाना सिखाएगा ईरान को। और अगर ये ईरान ने बनाना सीख लिया न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह, तो इससे तो इजराइल को परेशानी हो जाएगी। क्यों इजराइल को परेशानी हो जाएगी? क्योंकि दोनों, एक तो दो देश जो है पड़ोसी हैं, दोनों एक दूसरे के आसपास देश हैं बिल्कुल। दूसरा, इन दोनों के बीच में युद्ध बहुत रहता है, लड़ाई बहुत रहती है, तो कल को इजराइल के ऊपर भी तो इस्तेमाल कर सकता है ये। हालांकि इजराइल के ऊपर भी है, दोनों एक दूसरे के ऊपर शायद यूज ना करें, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर यूज कर देंगे दोनों कंट्री खत्म हो जाएंगे, क्या फायदा उसका। लेकिन जो इजराइल के ऊपर एक अपर हैंड है ना, क्योंकि इजराइल के ऊपर तो है पूरे पहले से जो आपका न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह है, जो भी वेपन होगा न्यूक्लियर, है ना, जो भी हथियार होगा, तो इजराइल के ऊपर तो एक अपर हैंड है। कभी भी कह सकता है कि ईरान ने ऐसा कुछ किया तो हम ये फेंक देंगे तुम्हारे पर बॉम्ब। लेकिन जो आपका ईरान है, इसके पास है नहीं। तो ईरान जो है इसके ऊपर बहुत सालों से काम कर रहा है ना। इसी वजह से ईरान के ऊपर सैंक्शन भी लगे हुए हैं बहुत सारे। इसी वजह से तो इंडिया ईरान से जो है तेल नहीं खरीद पाता। क्यों नहीं खरीद पाता? क्योंकि यूएसए ने बहुत ज्यादा इनके ऊपर सैंक्शन लगा रखे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज ने बहुत ज्यादा सैंक्शन लगा रखे हैं, जो यूरोप की कंट्री है। और इजराइल क्यों लगा रखे हैं? क्योंकि अगर इन्होंने आयरन, जो इन्होंने न्यूक्लियर पावर, जो बॉम्ब है वगैरह है, कोई भी मशीनरी, न्यूक्लियर मिसाइल वगैरह, कोई भी वेपन बना लिया, तो उससे इजराइल को खतरा है। और इजराइल जो है बहुत अच्छा प्रिय मित्र है वेस्टर्न कंट्रीज का। यूएसए का ले लो या कोई भी वेस्टर्न कंट्रीज का जो प्रिय मित्र है, वो कौन है? इजराइल है। तो इजराइल जो है क्यों इनको आयरन डोम का सिस्टम भेज रहा है?
क्योंकि जो आपका ईरान है वो मिसाइल भेज रहा है किसको, वो मिसाइल भेज रहा है रशिया को। कैसी मिसाइल, देखिए रशिया के पास मिसाइल की कमी नहीं है, लेकिन जो रशिया की मिसाइल है ना वो बहुत महंगी महंगी बनी हुई मिसाइल है। हाइपरसोनिक मिसाइल है, सुपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक सुपरसोनिक मिसाइल क्या होती है, मैंने आपको कल की वीडियो में समझाया था। हाइपरसोनिक मतलब जो आपकी जो साउंड होती है, जो आवाज होती है, उसकी रफ्तार की 5 गुना से तेज, 5 गुना से तेज चले, 5 गुना से प्लस चले, उससे कम ना चले, है ना। जो आपकी उसकी स्पीड होती है, क्या बोलते हैं, साउंड होती है, साउंड की स्पीड होती है, उसको किसमें नापा जाता है, उसको नापा जाता है मार्क में, है ना, मार्क में उसको नापा जाता है। तो जो मार्क हुआ, एक मार्क हुआ, वो क्या हुआ, वो आपकी हुई साउंड की स्पीड। तो इससे 5 गुना से प्लस प्लस ही चले, इंटू 5 प्लस प्लस ही चले, 6 7 8 9 इतने रेंज में चले, उसको क्या बोलते हैं, उसको हाइपरसोनिक मिसाइल बोलते हैं। और आपकी सुपरसोनिक कौन सी होती है, जो इनसे तेज तो चले लेकिन हाइपरसोनिक से कम चले, मतलब 1 से ज्यादा चले, 1 मार्च से और 5 मार्च से कम पे चले, उसको क्या बोलते हैं, सुपरसोनिक मिसाइल बोलते हैं। तो रशिया के पास बहुत सारी, जैसे इंडिया ने और रशिया ने मिलकर बनाई थी ब्रह्मोस, वो भी एक सुपरसोनिक मिसाइल है। इंडिया और जो रशिया है वो एक और उसमें काम कर रहे हैं, जो आपका ब्रह्मोस है उसके सेकंड वर्जन पे काम कर रहे हैं, अपग्रेडेड वर्जन पे, वो आपकी हाइपरसोनिक मिसाइल होगी। तो ये जो है स्पीड के उस पर जो है बांटी जाती है। तो रशिया के पास खुद की बहुत सारी सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, सबसोनिक मिसाइल है। सबसोनिक मतलब जो स्पीड, साउंड की जो स्पीड होती है 1 मार्क, उससे कम पे चलती है, वो सबसोनिक मिसाइल होती है। तो ऐसी मिसाइल इंडिया, जो रशिया पुतिन है, इनके पास, रशिया के पास बहुत सारी है, लेकिन ये बहुत महंगी महंगी मिसाइल है। तो इनको इस्तेमाल ना करके अगर रशिया को कोई नॉर्मल मिसाइल की इस्तेमाल करना हो, जो सस्ती मिसाइल पड़ती है, सस्ती है जो, उनके उसके लिए ईरान से मिसाइल मंगा रहे हैं। ठीक है, अब इनके ऊपर, ये किसके ऊपर छोड़ेंगे, रशिया के ऊपर छोड़े, उसके ऊपर आपका यूक्रेन के ऊपर छोड़ेंगे, जिससे नुकसान भी कम होगा। तो ये जो मिसाइल है इनको, क्योंकि ये जो आयरन डोम सिस्टम है ना, ये रशिया की बड़ी बड़ी मिसाइल को खत्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो इतनी स्पीड से चलती है, इतनी स्पीड से आयरन डोम जो है काम नहीं कर पाएगा। लेकिन ये जो ईरान की मिसाइल, सस्ती वाली मिसाइल है, उनको हटा सकता है ये। तो जो रशिया छोड़ रहा है, तो रशिया का वो भी नुकसान ही है ना। तो इस वजह से क्या हो रहा है, पुतिन ने बोला है कि अगर तुमने ये आयरन डोम सिस्टम नहीं भेजा है ना, यूक्रेन की, सॉरी, आयरन डोम सिस्टम तुमने भेज दिया और यूक्रेन की मदद करने की कोशिश करी, तो हम तुम्हारे ऊपर भी हमला कर सकते हैं। और इनके ऊपर हमला कैसे करेंगे, इनके ऊपर, इनके अगेंस्ट में एक्शन कैसे लेंगे, इनके ऊपर लिटरली हमला नहीं करेंगे, डायरेक्टली हमला नहीं करेंगे। कैसे हमला करेंगे, देखिए, एक और कंट्री है जिसका इजराइल के साथ बॉर्डर शेयर होता है। क्या कंट्री, क्या नाम है उस कंट्री का, उस कंट्री का नाम है सीरिया। और सीरिया के और इजराइल के रिलेशन बहुत ही बेकार, इनके भी रिलेशन है। क्यों रिलेशन बेकार है, इजराइल की आसपास की जितनी कंट्रीज है ना, उन सबके साथ रिलेशन खराब है। क्यों, क्योंकि देखिए ये पैलेस्टीन और इजराइल वाला जो मुद्दा है ना, इसकी वजह से इनके रिलेशन बहुत खराब है। पैलेस्तीन जो है ये कौन है, आपके मुस्लिम लोग हैं, और आसपास जितनी भी कंट्री है, सीरिया, जॉर्डन, या और भी कोई कंट्री आप ले लो, यूएई, इजराइल, ईरान, इराक, ये सब कौन है आपकी, ये भी मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, ये भी जो है मुस्लिम धर्म को फॉलो करती हैं। पैलेस्तीन जो है ये भी मुस्लिम धर्म को फॉलो करते हैं। और पैलेस्तीन और इजराइल के बीच में जो है, और इजराइल के लोग कौन से धर्म को फॉलो करते हैं, जो जूस होते हैं, जो यहूदी होते हैं, ये लोग ये होते हैं। तो इनके बीच में जो है बहुत ज्यादा दिक्कत, इनके बीच में बहुत ज्यादा परेशानी चलती है। इसी वजह से जो भी ये मुस्लिम देश है, इनको पसंद नहीं करते, किसको, इजराइल को पसंद नहीं करते हैं। तो उसी तरह सीरिया की जो है, सीरिया जो है उसकी भी इनके साथ बहुत ज्यादा परेशानी चल रही है इजराइल के साथ। तो जो रशिया की, और रशिया के बहुत अच्छे दोस्त है इजराइल, वो सीरिया। तो रशिया ने क्या बोला है कि जब तुम नहीं मानोगे ना, तो हम क्या करेंगे, हम जो है उसको हथियार प्रोवाइड कराना शुरू कर देंगे। जैसे तुम यूक्रेन को दे रहे हो, ऐसे हम सीरिया को देना शुरू कर देंगे। फिर सीरिया तुम्हारे ऊपर हमला करेगा, तुम वहां बिजी हो जाओगे, उसको संभालोगे, हम यहाँ पे अपना काम करेंगे, है ना। ये किसने बोला, ये बोला पुतिन ने। तो अगर तुमको लड़ाई नहीं करनी है, सीरिया से कुछ नहीं करना है, उसके इस पंगे में नहीं पड़ना है, लड़ाई वाले में, तो तुम जो है इसकी यूक्रेन को ये सब आयरन डोम वगैरह जो भी हथियार भेज रहे हो, ये मत भेजो। ये किसने बोला है, पुतिन ने बोला है, रशिया के प्रेसिडेंट ने। तो आज के लिए इतना ही, एक बार बोर्ड देख लीजिए पूरा। आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। तो गाइस, आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। फिर भी आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे बता सकते हैं कि सर ये समझ में नहीं आया, हमारे में ये चीज समझ में नहीं आई। और मैं आपको जो भी आपकी कल की वीडियो, क्योंकि आज शाम को करंट अपडेट की वीडियो आएगी नहीं, तो जो कल जो आपकी सुबह करंट अपडेट की वीडियो है, कल शाम करंट अपडेट की वीडियो होगी, वो मैं आपको समझा दूंगा। जो भी आपकी समझ में नहीं आया, सारा कुछ आपको एकदम क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आए। फिर भी समझ में ना आए, अब दोबारा पूछे, जब तक समझ में आए, जब तक आप पूछ सकते हो। मेरा काम बताने का, जब तक मैं आपको समझाना दूं, जब तक मैं आपको समझाऊंगा, जब तक आपकी समझ में ना आ जाए। क्योंकि क्या है, ये सब जो न्यूज मैं आपको बता रहा हूं, ये सब मैं आपको बता रहा हूं। तो जो इनको क्लियर करा पाएगा, मैं करा पाएगा, मैं ही करा पाऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है किस पर्सपेक्टिव से आपको बतानी है न्यूज, है ना, किस तरह से आपको बतानी है, कैसे आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। क्योंकि मैंने ये सब न्यूज यहाँ लिखी है, आप सबको मैंने इसके बारे में बताया, मुझे पता है कि मैंने आपको क्या क्या बताया। इस वजह से आप मुझसे पूछिए और मैं आपको समझा दूंगा जो भी आपकी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और ये जो शाम का लेक्चर नहीं आ रहा है, 2-3 दिन से नहीं आ रहा है, और आज जो है लास्ट डे जो नहीं आएगा, और कल से फिर कंटिन्यू शाम का लेक्चर आने लगा। मुझे को थोड़ा काम पड़ रहा है, शाम को कुछ काम करने में लगा हुआ हूं मैं, इसकी वजह से जो है अभी जो शाम का लेक्चर नहीं आ पा रहा है। तो लेकिन कल से आना शुरू हो जाएगा शाम का लेक्चर, है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर कल सुबह 6 फरवरी को करंट अपडेट्स की वीडियो में सुबह 8 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारा जो चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र, उसको सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमको जितना सपोर्ट आप कर सकते हैं करिए। हमारी वीडियोस को पसंद करें तो लाइक करें, शेयर भी करें।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल सुबह 6 फरवरी को सुबह करंट अपडेट्स की वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।